अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के हवाले से, जो कि सबसे ज़्यादा अहमियत इसलिए अख्तियार कर गया क्योंकि आज जो टीम जीतेगी वो फाइनल में इंडिया का मुकाबला करेगी और देखना यह है कि एशिया कप का ये मार्का कौन जीतेगा, कौन ये मार्का अपने नाम करेगा। पाकिस्तानी फैंस की जानिब से तो इंतज़ार ये किया जा रहा है कि आज का मैच हो, पाकिस्तानी टीम श्रीलंका को हराए और उसके बाद इंडिया से हम पिछले मैच का जो बदला है वो ज़रूर चुकता करें, क्योंकि पाकिस्तानी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी पिछले मैच में। बड़े अहम चेंजेस भी किए गए हैं टीम में, हम देख रहे हैं। क्रिकेट को लेकर प्रोग्राम में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी सबसे पहले शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। 6 नवंबर को इलेक्शन, सदर ने पीटीआई का बड़ा मुतालबा पूरा कर दिया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मईशत के लिए जहर कातिल करार। बड़ा मार्का आज होने को, फैंस की बारिश ना होने की दुआएं। भारत आईटी में आगे, हम क्यों पीछे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे इंतखाबात से मुताल्लिक। पार्लिमानी जमहूरी मुल्कों में इंतखाबात आईनी तकाज़ों के तहत एक तयशुदा वक्त के मुताबिक कराए जाते हैं, जिस पर किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी रिवायत सिरे से ही मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत बाज़ सियासी पार्टियाँ मुंतखब कौमी असम्बली की तहलील से 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं, जो कि आईन और कानून के हवाले से बिल्कुल ठीक है। जबकि दूसरी जानिब नून लीग, JUI समेत कुछ जमातें मुआशी बहरान की वजह से आम इंतखाबात में ताख़ीर के हक़ में दिखाई दे रही हैं। सदर आरिफ अलवी अपनी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के मुतालबे पर 90 रोज़ के अंदर आम इंतखाबात करवाने के लिए बेताब नजर आते थे, और अब सदर मुमलिकत ने अपनी मुकर्ररा आईनी मुद्दत खत्म होने के बाद सदर की हैसियत से काम कर रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों से यह तासुर था कि सदर किसी भी वक्त इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। बिलाखिर कल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 6 नवंबर 2023 को आम इंतखाबात करवाने की तजवीज़ दे दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में कहा गया है कि सदर का इख्तियार है आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर की इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करे। सदर ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में आइन के आर्टिकल 48(5) का हवाला दिया और देखा जाए तो सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर की तारीख 9 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील के हिसाब से ही दी है। और ये बात भी साफ जाहिर है कि सदर मुमलिकत की तारीख के मुताबिक इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों के काम में लगा हुआ है। और इसका मतलब यह है कि इलेक्शन की तारीख देने का मतलब कुछ और है, और इसको एज अ सजेशन ही लिया जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर रहनुमाई ले सकता है। सीनियर तजियाकार PJ मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप समझते हैं सदर ने आम इंतखाबात के लिए 6 नवंबर को जो इस वक्त तारीख दे दी है उस पर अमल होना मुमकिन है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले ही कह चुका है कि हल्का बंदियों का मरहला मुकम्मल होगा और वो 30 नवंबर को मुकम्मल होगा। तो फिर किस तरह से 6 नवंबर को इलेक्शन होंगे, पुरानी मरदमशुमारी पर जाएंगे? उन्होंने तो एक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज जो उनका एक राइट है, वो उस पे उन्होंने 48(1) पे जो उन्होंने बात की है वो तो ठीक है। द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे हम कर रहे हैं और कौन कर रहा है। उधर से उन्होंने 55C की बात कर दी, इधर से 48 की बात हो रही है। द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक। दूसरी चीज है, ये प्रपोजल है, ये उन्होंने का ऑर्डर नहीं है। उन्होंने प्रपोज किया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी नजर के अंदर आई थिंक के जो एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी एक कह ले रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इलेक्शन कमीशन की है, एंड आई तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा और इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज, एंड बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की है। तो ये देखते हैं कि जवाब ये लोग क्या देते हैं। तो मीर साहब, कहा तो ये गया है कि सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई ले सकते हैं। हर मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों लेकर जाया जाता है जब इदारे मौजूद हैं, वो अपना काम करने की सलाहियत रखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब ये कह चुके थे कि इख्तियार हमारे पास है, तो बार बार सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेकर आते हैं। फिर जब सुप्रीम कोर्ट को फैसला कर देती है तो पार्टियां उस पर नाराज हो जाती हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट को, या अगर हम चीफ जस्टिस की बात करें, वो कोई भी चीफ जस्टिस हो, फिर उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, अदालत को भी मुतनाज़ा करते हैं। सच्ची बात पूछें तो ये एक कौमी नालायकी है। ये नालायक लोग हैं, आपने इनको आगे लेके आए हुए हैं। क्या इन्होंने क्या डिलीवर किया? अब आप खुद सोचो, पाकिस्तान में चलो इलेक्शन में सबको इलेक्शन में पड़ी हुई है, शौक है इलेक्शन में करने का, हाँ जी जमहूरियत है ये वो।
क्या उस जमहूरियत का फायदा है कि जो जमहूर जो है वो भूखा नंगा मर रहा है, उसको खाने को नहीं मिल रहा, तनख्वाहें कहाँ चली गई हैं, आपके ये जो बिजली के बिल हैं ये कहाँ है, चीनी कहाँ है, हर तरह से आपका बुरहान है। तो इनको इलेक्शन लगा हुआ है। भाई आप जरूर करो, जो मर्जी करो, अब आपका तो कोई फायदा सोचो, इसमें कोई नहीं सोचेगा, लेकिन मैंने झंडे वाली गाड़ी आके लेनी है, ये है हमारा इस वक्त। और ये जो क्राइटेरियन है ये मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, क्योंकि आप गाड़ी चलाते होंगे, जब आप जाते हैं ट्रैफिक लाइट पे, पहले एक नॉक होता था, अब हर ट्रैफिक लाइट के ऊपर 6 नॉक्स हो रहे हैं, 6। ये आपको पता कि गुर्बत कितनी है, ये आपको पता चल रहा है कि लोग कितने मजबूर हो गए। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर इसको रोका ना गया, आपके घरों के अंदर आ जाएंगे लोग, आपके घरों के अंदर आएंगे, क्योंकि सर्वाइवल है अब तो। और ये सर्वाइवल के अंदर अगर हमारी मैनेजमेंट नहीं ठीक होती है ओवरऑल, तो फिर क्या हम कर सकते हैं? या जिसने पैसा बनाना है वो होर्डिंग पे लगा हुआ है, जिसने पैसा बनाना है तो आपकी कीमतें बढ़ गई हैं, और हमें यहाँ इलेक्शन। भाई तुम 10 दफा इलेक्शन कराओ, अवाम का फायदा होगा क्या? जो भी आगे आएगा क्या वो अवाम को कोई रिलीफ देगा या तकलीफ देगा? ये बात है। ठीक है मीर साहब, एक तनकीद जो की जा रही है सदर मुमलिकत पर, वो तो हम पहले से देख रहे हैं कि वो ये कहा जाता है कि अपनी पार्टी लाइन से पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं। जो भी तहरीक इंसाफ की तरफ से हिदायत आती हैं सदर उस पर अमल करते दिखाई देते हैं। ये कल जो उन्होंने एक सजेशन दी है या प्रपोज किया है, आपको क्या लगता है कि पीटीआई चेयरमैन की जानिब से उन्हें पैगाम मिला है, या फिर उसको भी उन्होंने बैलेंस कर लिया किसी ना किसी तरीके से, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? और साथ ही साथ जो ये कहा जा रहा है कि 1 सितंबर को 2 अहम शख्सियात उनसे जाकर मिले हैं ऐवान सदर में, उनकी बात भी रख ली गई है। देखिए ये हिदायत क्या लेंगे, अभी चेयरमैन पीटीआई से इमरान खान जो है वो खुद एक बंद कबूतर हैं। अब ये कबूतर ना उड़ सकता है, ना कोई बात कर सके, ना कि इसके कोई इस वक्त ये कोई काम कर सकता है। सो बेसिकली प्रेसिडेंट जो है, जो आपने एक बात सही कही है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फेडरेशन के प्रेसिडेंट होते हैं, वो किसी पार्टी के नहीं होते हैं, और उनको हमेशा इन सब चीजों से बालातर होके आप पाकिस्तान का सोचते हैं, एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं या किसी और का नहीं। तो ये मैं बिल्कुल बात करता हूं, आप सही कह रहे हैं। इनको अगर ये सोच रहे हैं कि अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है, क्योंकि ईमान प्रेसिडेंट का ऑफिस बड़ा एक दयानतदार और एक ईमानदार ऑफिस है, जिसको सबको एक जैसे कहते हैं ना फादर ऑफ द नेशन, तो फादर ऑफ द नेशन में फिर वो किसी पे सुतेलापन नहीं और किसी पे फेवरेटिज्म नहीं करनी चाहिए। आई टोटली एग्री विद। ठीक है। अच्छा, जो मीर साहब जो तासुर ये है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो तरीके अदम एतमाद थी, और उसके बाद अगर हम देखें जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई ने जो लाइन ली, जो नैरेटिव बिल्डअप किया, जिसमें अमेरिका दुश्मनी की बात की, मीर जाफर मीर सादिक का वर्ड हमने एक बार फिर से सुना, IMF मुआहदे नहीं हुए, उसकी वजह से महंगाई का तूफान आया, इन सब बातों का फायदा तो चेयरमैन पीटीआई को मिला क्योंकि उनसे हुकूमत उनसे चली गई थी। इसी बुनियाद पर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान फौरी इलेक्शन चाहती है? क्योंकि अगर हम नून लीग की बात करें तो वो तो कंफर्म डेट हमें दिखाई दे रहे हैं कि जी इलेक्शन तो फरवरी में ही होंगे। देखें, आपने एक सवाल तो किया है जो कि एक पाकिस्तान का सवाल है, लेकिन इसके अंदर एक सप्लीमेंट्री एक चीज निकलती है। अमेरिका जो है वो किसी का दोस्त नहीं है, वो सबको उसने इस्तेमाल किया है। और आप अगर एक ये YouTube या उस पर चले जाएं तो वहाँ हिलरी क्लिंटन का एक क्या कहते हैं उसका एक एक्सर्प्ट भी पड़ा हुआ है कि जिस तरह उन्होंने तालिबान की मदद की या पाकिस्तान की, और उसके बाद देखो क्या हुआ, उन्होंने डिस कर दिया। वो साउथ अमेरिका में चले जाएं, उन्होंने यही किया। पाकिस्तान में हमारे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, हमें सबको खुशी हुई, लेकिन वो फारिग कर दिया आपने, क्योंकि अमेरिका था कि ना करो, क्लिंटन कह रहा था ना करो, नवाज शरीफ ने। अब द क्वेश्चन अराइजेस, बिल्कुल ये एक इसमें कोई भी बात नहीं है, अमेरिका करता है। हाँ, उसके बाद डिप्लोमेसी होती है, नहीं हमें तो जमहूरियत चाहिए, नहीं हम तो कहीं इंटरफेयर करते नहीं, आप करते हैं और आप वही करते हैं, कोशिश करते हैं। मुझे खुद जनरल मुशर्रफ ने बताया है कि ये वो करते हैं कि अगर आप इनकी लाइन टो ना करें तो फिर ये आपके अंदर या इधर उधर इंट्रीग्स पैदा कर देते हैं। हमारा तो कायदे आज़म है, इनका बेंजामिन फ्रैंकलिन की इन्होंने तस्वीरें फिर आगे देनी होती और वो ये अपना काम पूरा कर लेते हैं और हम बिक जाते हैं।
हमें यहाँ खड़ा होना चाहिए था। साइफर हो अगर इस तरह की कोई बात हो, इट इज नॉट पीटीआई, इट इज नॉट पीएमएल, इट इज नॉट पाकिस्तान, पाकिस्तान। हमने इस लेवल पे खड़ा होना, ये आपस में लड़ पड़े क्यों? क्योंकि पावर करनी है। तो जब ये मफादात हैं सबके, नहीं, जब ये मीर सादिक और ये पूर्णिया और मीर कासिम की देते हैं, ये क्या हुआ था? क्लाइव ऑफ इंडिया ने इनको खरीद के आपस में लड़ा दिया और आपका बंगाल चला गया। और क्लाइव, आर्म क्लाइव, एक क्लार्क ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो आके वहां बैठ गया, मुसल्लत हो गया उधर। बिकॉज हमने इंटरनली इतनी अपने आप हिस्ट्री आपको बताती है, हिस्टोरिक हमने इतना अपने आप को खराब कर लिया सिर्फ पावर के लिए। और पावर के लिए फिर कौन सफर करती है? ठीक है मीर साहब, अब पावर के लिए कुछ वापसी की तैयारियां भी हो रही हैं, आप भी लंदन में मौजूद हैं, एक ऑफिशियल डेट अभी सामने आई है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। आपकी कोई मुलाकात हुई, आप तक कोई रसाई किसी की हुई? क्योंकि कहा जा रहा था कुछ सहाफियों से भी वो मुलाकात करेंगे, इस हवाले से मशवरा करेंगे। मैं आपको बता देता हूं, मैंने उनसे पूछा मियां साहब से कि वो आ रहे हैं कि नहीं, प्लीज टेल मी। तो उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं आ रहा हूं। तो ये उन्होंने ही मैसेज। सो अच्छी बात है, आ रहे, बिल्कुल आए, उनको आना चाहिए। और मैं हमेशा एक चीज पे हूं कि अगर आपने इंसाफ देना है तो सही इंसाफ दें। वो आए, वो एक 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के, लेकिन हमने हर प्राइम मिनिस्टर का क्या बेड़ागर्दी की, उस बेचारे को जलीली की। किसी को एग्जाइल में डाल देते हैं, किसी को भी आपने जेल में डाल दिया है, किसी को पता नहीं मार देते हैं, आप असैसिनेट कर देते हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर्स का क्या करते हैं? बेनजीर को देखो, भुट्टो को देखो, मिर्जा को देखो, बेचारा एज ए वेटर करता रहा यूके के अंदर। हम करते क्या है अपने देश को? मैं आपको एक बताता हूँ, हम इनको बड़े ट्रम्पटिंग के साथ लेके आते हैं और इनको हूटिंग के साथ बाहर फेंक देते हैं या कुछ। द क्वेश्चन इज, हमारे अंदर कोई आइकॉनिक वो है ही कोई चीज नहीं है कि को चले। लेकिन मीर साहब ये तो सियासतदानी तो नहीं समझ रहे। अगर मैं और आप ये बातें समझ सकते हैं, आम आवाम ये समझ सकती है, तो ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे? ये इसलिए नहीं समझ पा रहे कि जब ये पीडीएम बनी थी, ये किसके लिए बनी थी? इनमें आपस में प्यार था। अगर प्यार होता तो आज भी प्यार से बात करते हैं। आपके तो सियासी इख्तलाफात जो आपने सवाल किए वो तो शुरू हो गए। बिल्कुल प्यार तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी 1 महीना ही हुआ है कि अभी जो इत्तेहाद था ये खत्म हुआ है। और अब यही हम देख रहे हैं जो स्टेटमेंट सामने आ रही है, जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो बड़े इस वक्त वोकल हैं, मुख्तलिफ लाइन लेते नजर आ रहे हैं। और वो तो ये कह रहे हैं कि एक जमात है जिसको ये कंफर्म पता है कि फरवरी में इलेक्शन हो रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पहले मुस्लिम लीग नवाज कर रही थी और अब बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। देखें, अब इस तरह की जब स्टेटमेंट बिलावल से जो उनकी जो स्टेटमेंट है, आई टोटली एग्री, उनका पूरा राइट। बिल्कुल आप एहतजाज करो या स्पीचेस करो या जलसे करो, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बिल्कुल तैयार करना है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेट दो ताकि वो एक इलेक्शन कैंपेन में चले जाए। दूसरा कहते हैं जी कि हमें पता है कि कौन कर रहा है। ये हमें नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं तो या तो फिर आप एस्टैब्लिशमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, या आप समझ रहे हैं कि पीएमएल एनजीओ ये को मनूवर कर रहा है, ये को डील कर रहा है। मैं समझता हूँ या ऐसी स्टेटमेंट से क्या होता है कि एक अनसर्टेनिटी आती है। और जब अनसर्टेनिटी आती है, जिस तरह आपने अभी सवाल कर दिया है, जिस तरह लाखों और आ जाएंगे, भाई ये क्या हो रहा है? ये क्या पाकिस्तान में ये इंट्रिग्स फिर शुरू हो गई हैं? हमें एक अल्लाह के वास्ते मैं कहूंगा कि ऐसे रास्ते पे चले या हमने पाकिस्तान का आगे रखना है। ठीक है, पार्टी मफादात जरूर रखें, लेकिन पाकिस्तान फॉरवर्ड ऐसी चीजें मत करें। लेकिन मीर साहब, जिस तरह की सियासत बिलावल करते आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बात की थी और अपने वालिद को भी मुखातिब किया, आसिफ जरदारी को भी, नवाज शरीफ को भी मुखातिब किया कि इस तरह की सियासत ना करें कि इन फ्यूचर मेरे लिए और मरियम के लिए मसला हो। तो ये उनका जो पॉइंट है वो अपने वालिद के लिए भी था, वो नवाज शरीफ के लिए भी था कि जिस तरह से वो एस्टेब्लिशमेंट की तमाम बातें फिर मान लेते हैं, उन्हीं की तरफ से वो निकाले भी जाते हैं। तो बिलावल तो एक हमें मुख्तलिफ लाइन लेते नजर आ रहे हैं, क्या उस पर कायम रह पाएंगे, उस पर चल सकेंगे वो? ये बहुत अच्छी एक आइडियलिस्टिक एक अप्रोच है, बिल्कुल। क्योंकि आगे देखो ना, आगे इन्होंने ही आना है। अगर तो हमने ऐसी सियासत करनी है, मरियम हो, ये क्या कहते हैं, बिलावल है, फिर इधर से ये मुनिसलाई है, दूसरे हैं, फलाने हैं, आना इन्होंने ही है। द क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये आपके सवाल के जवाब में क्या ये हो सकेगा? नहीं, ये नहीं होता है, क्योंकि लेगेसी हमारी इतनी एम्बेडेड है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस गया तो ये इमरान था प्राइम मिनिस्टर उधर, तो मैंने कहा
यार अब तू बड़े नारे बाहर से लगा रहा था, तो ये अब क्या है यहाँ? तुझे तो पता है जवाब, तुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो बाहर माफिया माफिया कर रहा था, अंदर बड़ा माफिया है, ये तो काम ही नहीं करने देते। ये खुदा की कसम, प्राइम मिनिस्टर हाउस में टोल्ड मी। तो मैंने कहा, और वो सही कह रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर आता है नवाज ले लें, बेनजीर, वो अंदर हमारे वो ऐसे वो इंजन रूम के अंदर वो गुंजल पड़े हुए हैं कि जो वज़ीर आज़म आएगा उसको काम ही नहीं करने दिया जाएगा। लेकिन मीर साहब, कहीं दूसरा एंगल ये तो नहीं है कि जिस तरह से निगरान हुकूमत आई उसमें कोई हिस्सा नहीं मिला, निगरान हुकूमत में कोई भी, हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई मौका नहीं मिला, तो शायद इस बात का गुस्सा तो नहीं, इस बात की नाराजगी तो नहीं जो इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही है, जिस तरह से नून लीग के करीबी लोग अभी भी हम देख रहे हैं निगरान हुकूमत में मौजूद हैं, हाथ चीमा हैं, फवाद हसन फवाद हैं, और ये वो लोग हैं जिन पर बहुत से केसेस थे, जेलें भी भुगती हैं इन्होंने। ये तो मिरेकल है पाकिस्तान का। आप 4 केसेस बनाए, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि आपको कुछ ना कुछ ओहदा मिलेगा। यार क्या आप एक तो कन्विक्ट करते हैं किसी को कहते हैं ये चोर है, इसने लूट लिया है, और उसके बाद आप उसको ये जिस तरह ये फवाद हसन फवाद को मिनिस्टर बना दिया, आज चीमा को दिया, उससे पहले आपने 11 साल क्या किया था आसिफ जरदारी का, चोर, मर्डर, डाकू, एक्सटॉर्शनर, किडनैपर, हर चीज का खिताब देके उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। देखो ना, यही हम करते हैं। नवाज शरीफ के साथ क्या किया, वो जी लूट के ये हो गया, फलाना हो गया, उसको निकाल दिया कामा के ऊपर, और साथ आपने वजीर आजम बना दिया। अब एक आदमी ये है, ये जो अभी जेल में बैठा हुआ है, ये जी बहुत अच्छा है, उसको पकड़ कर जेल में कर दिया। हमारी ट्रेडिशन, हम इस ट्रेडिशन को हम एज अ स्टेट नहीं समझते। आइकॉनिक एक है आपके पास बंदा जी, अल्लाह उनको जन्नत दे, जो पाकिस्तान दे, खुदा की कसम हमें जन्नत दे गया, और हम जन्नत के साथ क्या कर रहे हैं अपनी, मुझे ये बताओ। तो मीर साहब, जिस तरह से एक बयानिया बिल्डअप किया गया था नवाज शरीफ की जानिब से, 3.5 साल हमने देखा कि वोट को इज्जत दो, जिस दिन उनके भाई वजीर आजम बने, जिस दिन से वो बयानिया भी खत्म हो गया, तो वो वोट को इज्जत किससे दिलवा रहे थे, और फिर किससे उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप भी दिलवा दी? आप वोट को कैसे इज्जत देंगे कि जब आप वोटर को जाके 500 और 1000 रुपया उसको देंगे कि आओ मैं तुम्हें गाड़ी भी देता हूं, तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा, बिरयानी भी खिलाऊंगा, और फिर तुमने वोट भी देना। ये NA-95 में क्या था, आपने 2-2, 3-3 हजार रुपया वोट दिया, ये पैसे दिए आपने। अब आप मुझे तो वोट को इज्जत कहाँ है? यहाँ तो एक अवाम की इज्जत नहीं है, क्योंकि अवाम भी अपनी इज्जत को नहीं जानती है कि उसने अपनी इज्जत रखनी है। उसको तो वो तो बेचारी गुर्बत से मरी हुई है, उसको 500 दोगे वोट मिल जाएगा आपको। तो ये इस तरह जमहूरियत नहीं होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार पीजे मीर साहब हमारे साथ इन थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि अमरीकी डॉलर को दुनिया में मजबूत करेंसी का दर्जा हासिल है। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अमरीकी डॉलर के हाथों जो पाकिस्तानी रुपया है वो मुसलसल बेकदरी का सामना करता हमें दिखाई दे रहा है। डॉलर तेजी से आगे बढ़ रहा है और नए से नए रिकॉर्ड उसने पाकिस्तान में कायम किए हैं। इस डॉलर की तेज परवास का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान की लोकल मार्केट से था। डॉलर पर जिस तरह से तेज मुनाफा कमाया जा रहा था और इस तेज मुनाफा कमाने के लिए हर तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल किए गए, और अब जब डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है तो उसके अच्छे नताइज भी बरामद हो रहे हैं, अच्छे नताइज सामने आने शुरू हो चुके हैं। डॉलर का रेट 300 से भी नीचे आ चुका था। चेयरमैन फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान का यह मानना है कि अगर ऐसे डॉलर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहता है तो फिर ये 250 की सतह पर भी आ सकता है। तो उन एलिमेंट को देखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनको किस तरह से इस दायरे कार में लाया जाएगा, वो किस तरह से काउंटेबल होंगे जिनकी वजह से डॉलर 300 को क्रॉस कर गया था। चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मईशत की बेहतरी के लिए मुल्कगीर ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। रोजाना कोई ना कोई नई बात भी सामने आती है। अब अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुल्क की मईशत पर गहरे और मनफी असरात के मुतालिक बताया गया है। पाकिस्तान में जिस तरह से ब्लैक इकॉनमी की बुनियादी वजूहात हैं उसमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड का गहरा ताल्लुक साबित हुआ है, और यह बताया गया है कि अफगान हुक्काम अफगान ट्रांजिट ट्रेड के आइटम्स की कीमतों पर पाकिस्तान कस्टम्स के साथ गलत बयानी करते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि अशिया की जो रिपोर्ट शुदा और हकीकी एक कदर होती है उसमें फिर एक नुमाया फर्क सामने आता है, और उसके बाद ये तमाम चीजें पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से आती हैं। स्मगलिंग जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं, पाकिस्तान को इस गैर कानूनी तिजारत से 3 अरब डॉलर का नुकसान होता है, जो कि पाकिस्तान जैसी अभी जो जिस मईशत में हम रह रहे हैं ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। सामान की ब्लैक मार्केट में फरोख से फिर जो हमारी मकामी सनतें मौजूद हैं उनको भी खतरा लाहक होता है। एयर ट्रेड से
मंशियात भी पाकिस्तान पहुंचाई जाती हैं। इस ब्लैक मार्केट को भी रेगुलर करने की ज़रूरत है और अब जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, जो क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, वो मुस्तकिल बुनियादों पर होने चाहिए ताकि जो देर पा नताइज हैं उसके वो हासिल किए जा सकें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। किसी भी ज़रूरतमंद का अपनी ज़रूरत के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाना और ऐसे अफराद की मदद करना हम सबका फ़र्ज़ भी है, लेकिन जो पेशावर भिखारी हैं उन्होंने हालात काफ़ी ख़राब कर रखे हैं। कोई शहर ऐसा और कोई गुज़रगाह ऐसी नहीं है जो इन पेशावर भिखारियों से खाली हो। इस्लामाबाद पुलिस ने इन पेशावर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ किया है और इस हवाले से सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। और इसके अलावा ज़रूरत इस अमर की है कि ऑपरेशन तवील मुद्दती होना चाहिए ताकि इसके दुरुस्त नताइज बरामद हो सके, क्योंकि माजी में भी हम देखते आए हैं कि इस तरह के बहुत से ऑपरेशन हुए लेकिन उसके नताइज अच्छे बरामद नहीं हो सके। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि क्या कार्रवाई की गई है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अब तक? जी, इस्लामाबाद में कार्रवाइयों के हवाले से बात की जाए, गदागरों के ख़िलाफ़, बेकारियों के ख़िलाफ़, तो इस्लामाबाद में सोशल मीडिया पर तो ये कार्रवाइयाँ नज़र आती हैं, लेकिन इसके बरक्स अगर आप शहर में चले जाते हैं तो शहर में हर जगह ये गदागर जो है मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है वो मौजूद होते हैं। इसमें ख़वातीन, बच्चे, बूढ़ी औरतें जो है वो भी मौजूद होती है। मसाजिद के बाहर, मार्केटों में, हर जगह पर ये गदागर जो है वो मौजूद होते हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पर जो है तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक पोस्ट शेयर की गई है जिसमें ये कहा गया है कि 318 के करीब कार्रवाइयाँ की गई हैं और 11,000 बेकारी जो है उनको गिरफ़्तार करके जो है कानून के कटहरे में भी लाया गया। लेकिन अगर मैं इसकी असल सूरत हाल आपको बताता चलूँ तो असल सूरत हाल कुछ ये है कि यहाँ पर जो पुलिस है वो गदागरों को, बेकारियों को, शहरियों के कहने पर एक्शन तो लेती है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बदकिस्मती है कि इनके ख़िलाफ़ ऐसे सख्त कवानीन मौजूद ही नहीं है। मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट जो है वो इनको जेल भेज देता है और जेल में 2 दिन बाद जो है या 3 दिन बाद इनकी ज़मानत हो जाती है। लेकिन ये वो बेकारी हैं जो बड़े बेकारी हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको मुख्तलिफ ईदी होम्स या स्वीट्स होम जो है वहाँ पर भेजा जाता है। वहाँ पर भेजने के उसके बाद ये वालिदैन जो कि इन बच्चों को सड़कों पर भेजते हैं मांगने के लिए, वो आ जाते हैं और उसके बाद वो छुड़ा के ले जाते हैं और फिर किसी दूसरे मुकाम पर जो है इन बच्चों को छोड़ दिया जाता है। अगर जैसे कि मखसूस कार्रवाई की जाए, जैसे पुलिस मौक़िफ़ तो इख्तियार करती है लेकिन बाज़ाब्ता कार्रवाई जो है वो नज़र नहीं आती। आप वफाकी दारुल हुकूमत के किसी भी चौक में चले जाते हैं इस वक्त भी तो जो आपको बेकारी है, गदागर है, वो नज़र आएंगे। अगर किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं तो वहाँ पर आपसे मांगने के लिए जो लोग हैं, इसकी असल नुकसानात जो हैं वो सफ़ेद पोश जो लोग हैं जिनको असल ज़रूरत, बिल्कुल ऐसे ही है, जो असल ज़रूरतमंद है वो फिर हम देखते हैं कि पेशावर भिखारियों की वजह से लोग उनकी मदद भी नहीं करते। उस्मान, अभी जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों की भी है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फिर पुलिस इसी तरह से करती है। जो ईदी सेंटर्स बने हुए हैं, जब मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं जो बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, इन बच्चों को वहाँ भेज दिया जाता है। ये किस कानून के तहत किया जाता है और अभी इन्हें मुंतकिल किया गया है ऐसी जगहों पर? जी, ये जो मजिस्ट्रेट के पास इख्तियारात होते हैं कि वो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मुख्तलिफ जो स्वीट्स होम हैं, ईदी होम्स हैं, वहाँ पर भेज देते हैं और वहाँ पर ये इख्तियार नहीं होता वो जो होम्स होते हैं जहाँ पर जैसे कि ईदी होम कि वो उनको ज़्यादा देर रख सके, क्योंकि इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इनके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी तरफ जो इनके वालिदैन हैं जो कि मुख्तलिफ खाना बदोश भी उनको कहा जा सकता है, वो मुख्तलिफ दूर दूर इलाकों से आते हैं और तकरीबन 4-5 महीने इस्लामाबाद में मांगा, 4-5 माह लाहौर में मांगा, 4-5 माह कराची में मांगा, यहाँ तक कि अब ये भी बताया जाता है कि यहाँ से दुबई और मुख्तलिफ सऊदी अरब जो है वहाँ पर भी लोगों को भिजवाया जाता है और कहा जाता है कि आप अगर ख़वातीन हैं उनको बुर्का पहन के मंगवाया जाता है। तो ये एक माफिया है, उस माफिया जो है वो इतना सरगर्म और इतना ताकतवर है कि उसके हर जगह पर लेकिन उस्मान, इस माफिया की सरपरस्ती कोई कर रहा है तो ये माफिया इस तरह से नरिश कर रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है।
जी बिल्कुल जो है बदकिस्मती है पाकिस्तान की, यहाँ पर हर किस्म का माफिया जो है मौजूद है। जैसे कि अब स्मगलिंग माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, तो कैसे आप सूरत हाल तब्दील होते देख रहे हैं, डॉलर स्मगलिंग की, हवाला स्मगलिंग की, तो अब जो है सूरत हाल मामूल पर आ रही। इसी तरह ये बेकारी माफिया है, ये इनके ख़िलाफ़ बारहा कोशिशें की गई हैं, कार्रवाइयाँ की गई हैं, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ यही इख्तियार है कि यहाँ इनको गिरफ्तार किया जाए और मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है तो इनके पास वकला भी मौजूद हैं, इनके पास इख्तियारात भी हैं। लेकिन उस्मान हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें पुलिस की गफलत जरूर नजर आती है। अगर हम ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो यही कहा जाता है कि उनको भी हफ्ता दिया जाता है, उनको मंथली पैसे दिए जाते हैं इन पेशावर भिखारियों की तरफ से, तो तभी इन्हें इजाजत मिलती है सिग्नल्स पर खड़े होने की। देखें, ये कहना भी जो है वो ऐसे है कि हर बात का इल्ज़ाम जो है वो पुलिस पर तो लगा दिया जाता है, लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो ऐसा नहीं। कुछ काली भेड़ें होती हैं जो मौके पर मौजूद अगर किसी जो है बेकारी को पकड़ती है तो बेकारी उसको रिश्वत की लालच देता है, तो वो उस वक्त जो है वो रिश्वत लेकर छोड़ देता होगा। लेकिन ऐसा कोई मुनज़्ज़म किस्म का हमने इस्लामाबाद में क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, कोई वो अफसरान मौजूद नहीं जो इनको जो है फैसिलिटेट कर रहे हो। ये देखा है कि इनकी गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारियों के बाद इनको छोड़ दिया जाता है। वो हमारी कानून में सकम है जिसकी वजह से इनको छोड़ दिया जाता है, और क्योंकि ये बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो इनके खिलाफ आप कार्रवाई भी नहीं कर सकते। ये ऐसे चलाक और चाल। अच्छा, अगर उस्मान हम मुवाजना करें कि इस ऑपरेशन के बाद शहर की क्या सूरत हाल थी, या इस ऑपरेशन के बाद आप क्या देख रहे हैं कि सड़कों पर या मार्केटों में जो ये बेगर्स मौजूद थे उनकी तादाद में कितनी कमी आई है? पहले ये कितनी तादाद में थे? जी, अगर तादाद की बात की जाए तो तादाद तो कम नज़र नहीं आती कि एक ग्रोह जाता है तो दूसरा ग्रोह आ जाता है। अगर एक ग्रोह गिरफ्तार होता है तो दूसरा ग्रोह इसके इंतजार में होता है कि ये जगह खाली होगी है, स्पॉट खाली होगी है, अपने लोगों को भेजा जाए। ये पुलिस के पास इतनी ताकत भी नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद में VVIPs जो है उनकी सिक्योरिटी, उनके मामूलात ज़िंदगी, उनके हवाले से तमाम यहाँ पर जो इमारतें हैं वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी तैनात होती है कि इस्लामाबाद पुलिस के पास इतनी नफरी इस्तेदाद ही नहीं है कि इन बेकारियों या ये मुख्तलिफ जो माफिया सरगर्म है इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाए। जब तक बाकायदा कोई कानून नहीं बनता, सख्त कवानीन नहीं बनते, तब तक ये माफिया जो है इसको कंट्रोल करना मुश्किल नजर आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट उस्मान राना हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। अब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक बार फिर से बात करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। 6 नवंबर की डेट अनाउंस की गई है, जबकि इससे पहले हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि 30 नवंबर को हल्का बंदियों का जो अमल है वो मुकम्मल होगा। अब सदर की जानिब से भी तारीख सामने आ चुकी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया के वक्त के लिए। जिस तरह से आइन की शिक 48(5) को देखा जाए तो उसके मुताबिक सदर ने यह इख्तियार उसका इस्तेमाल किया है। इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो अब फैसला वो ले रहे हैं, आपको लग रहा है ये एक फैसला है या सिर्फ सजेशन दी गई है इलेक्शन कमीशन को कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर रहनुमाई ले लें? दरअसल प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बुरोकार लाते हुए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को फिर राय दी है कि जनाब आइन का आर्टिकल 48(5) के तहत सदर मुमलिकत को इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें। लेकिन इस लिहाजा उन्होंने अपना पहला जो खत लिखा वो भी इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया था। अभी दूसरा खत आया है। इसके बाद 2 दिन पहले लॉ मिनिस्टर ने भी उनको, फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने तमाम सूरत हाल से आगाह किया। और इससे पहले चंद 1-2 हफ्ते पहले एक बड़ी अहम शख्सियत पाकिस्तान के मुकद्दर हल्कों की, उन्होंने उनसे मुलाकात की। तो सदर मुमलिकत को मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि उनको 90 डेज के इलेक्शन के बारे में जब एक बार इतने बार खत लिखना, उनको तलब करना, उनको कहना कि जनाब मैं तारीख दे रहा हूँ, तो आप तो कौमी असेंबली की तारीख दे सकते हैं ना, सूबाई असेंबली को तारीख देने की तो मजाज ही नहीं है आइन में। तो ये सारी बात इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट ने आइन में अपने एक्ट में तरमीम करके इख्तियार दे दिए गए हैं कि जनाब आप पूरे पाकिस्तान का इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी आपकी है और आप तारीख दे सकते हैं। आप तारीख देंगे सेक्शन 57 के तहत। तो अब जो 57 के तहत एक्ट है, ठीक है, एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिए गए। तो अगर प्रेसिडेंट पाकिस्तान को अगर अपने आर्टिकल 48(5) पर इतना ही ज्यादा वो है
तो फिर आप इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल 220 पढ़ लें, आर्टिकल 222 देख लें। आर्टिकल 220 में लिखा है कि पाकिस्तान की तमाम सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और सर्विसेज पाकिस्तान में प्रेसिडेंट साहब भी आते हैं और पूरी हमारी अस्करी क़यादत भी आती है, वो इलेक्शन के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 220 में लिखा है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंडर है सर्विस पाकिस्तान के तहत। तो ये तमाम जब सदर मुमलकत भी इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 220 के तहत उनके सामने दावे हैं जो इलेक्शन की तारीख देने की मजाज नहीं है, तो ये आर्टिकल 48(5) को बार बार कहना, खत लिखना, बिला मुल्क के अंदर हैजान पैदा करना, इंतशार पैदा करना। कमर साहब इसीलिए तनकीद भी हो रही है सदर मुमलकत पर कि वो अभी तक अपनी पार्टी की लाइन को ही टो कर रहे हैं। नहीं, पार्टी का लाइन तो नहीं करनी चाहिए ना, वफाक के प्रेसिडेंट हैं, मैं हमको बड़ा एहतराम करते हैं, वो सिर्फ कमांडर है, पाकिस्तान की वफाक की अलामत है, तो वही पार्टी के साथ क्यों कर रहे हैं? हर मामले में पार्टी के साथ में आर्मी चीफ कर रहे हैं और फाइल लेकर लाहौर पहुंच गए। जब भी कोई मामला आता है फाइल लेकर लाहौर पहुंच जाते थे। भारत में क्यों जाते थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान? प्रेसिडेंट पाकिस्तान जब बन जाता है तो पूरे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट होता है, किसी पार्टी के मफादात को ख्याल नहीं रखता। तो अब ये मामला बार बार आर्टिकल 48, तो जब आपको इलेक्शन एक्ट के तहत वो इख्तियार दे दिए गए हैं, पार्लियामेंट ने इख्तियार दिया ना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि आप तारीख मुकम्मल करेंगे, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो अभी जो खत आया चलिए राय है, तजवीज है, एक अलामती खत लिख दिया उन्होंने, इसकी कोई आईनी कानूनी कोई हैसियत नहीं है, इसकी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जवाब भी नहीं देगा इसका। ठीक है, आपने अपना काम किया, हम आर्टिकल 51 के तहत काम कर रहे हैं, वो भी आइन की प्रोविजन है कि आपने हल्का बंदियां करवानी, वो भी आइन में लिखा हुआ है कि आपने हल्का बंदियां करवानी। ठीक है कमर साहब, जिस तरह से वफाकी वजीर कानून ने पहले कहा, चारों सूबाई वज़राए कानून भी इस बात पर इत्तेफाक कर चुके हैं कि इलेक्शन की तारीख देने का जो इख्तियार है वो तो चीफ इलेक्शन कमीशन के पास है, इदारे हमारे पास मौजूद हैं, फिर हम इदारों पर एतमाद क्यों नहीं करते? मैंने पंजाब के वज़ीर कानून की हैसियत से वो मीटिंग अटेंड की थी, बाकायदा मैं उस मीटिंग में मौजूद था, हमारे बाकी 3 कुलीग भी आए हुए थे बाकी सूबों से, उन सब की मुतफिका राय ये थी जनाब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मैंडेट है, वो हमेशा तारीख देता है। तो सदर साहब को ख्याल नहीं आ रहा है कि जनाब एक दिन में इंतखाबात होते हैं पाकिस्तान में, नए प्रेसिडेंट तो नहीं बन गए, ये कहाँ से सदर बन के आ गए? ये पूरे जितने पाकिस्तान में इलेक्शन होते रहे एक ही दिन में इंतखाबात होते रहे। अब ये अपनी कौमी असम्बली का इंतखाब लहदा करवा दें, सूबाई असम्बली को लहदा करवा दें, यानी पूरी इबादत खतरे पड़ते हैं, बार बार इंतखाबात ही करवाते रहे तीसरे महीने। ये बात को सदर को महसूस होने चाहिए थे जब पार्लियामेंट ने कमांड दे दी इलेक्शन कमीशन को आप इंतखाब की डेट मुकर्रर करें, तो सदर बीच में आ रहे हैं? सदर हो रहा है 30 नवंबर को जनाब आपकी हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी, इंतखाबी फरिश्ते मुकम्मल हो जाएंगी, इलेक्शन में शेड्यूल जारी करेगा, जनवरी के दूसरे हफ्ते इंतखाबात हो जाएंगे। ये सारा शेड्यूल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के मामले में दाखिल करके 8 अक्टूबर में डेट दी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तो उस पर चीफ इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, आप कौन होते हैं इलेक्शन की तारीख देने वाले? आप हमें आइन की कौन सी शिक बता दें, आर्टिकल बता दें जिसके तहत आपने 14 मई की डेट रखी थी। बीच में आ जाती है, बीच में आ जाती है, इदारों को तो क्या मामला हुआ इदारों को? तो कमर साहब जिस तरह से इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 57 की अगर हम बात करें, 26 जून को उसमें तरमीम कर दी गई, इस तरमीम से पहले सदर इलेक्शन की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करता था। अब जब सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है उसके बाद इलेक्शन कमीशन को तारीख या फिर तारीखें देने का इख्तियार है, तो कहा यही जाता है कि जो एक्ट में तरमीम है ये सिर्फ एक्ट में तरमीम की गई है, ये किसी कानून का किसी आइन में नहीं है, क्योंकि अगर आइन में तरमीम करनी है तो उसके लिए फिर 2/3 अक्सरियत की जरूरत है। इस कंफ्यूजन को क्लियर कीजिएगा। इनको ये बता दें कि जो एक्ट बनता है वो उस आर्टिकल के नीचे बनता है, वो भी आर्टिकल का 48 का हिस्सा ही है। 57 जो होता है वो बाहर से नहीं आ जाता, उस आर्टिकल के नीचे बनता है, उस एक्ट के नीचे रूल बनता है। तो ये एक्ट जो बना है ये उस आर्टिकल 48(5) के नीचे बना है, उसके नीचे लिख दिया गया है कि चूंकि मेजॉरिटी के पास नहीं थी 2/3, तो लिहाजा उन्होंने एक्ट का सहारा लिया और एक्ट पार्लियामेंट में पूरे ज्वाइंट सेशन में उसको मायदा बन पूरे ज्वाइंट पार्लियामेंट में उसमें ये जनाब एक्ट पास हुआ और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दस्तखत किए उसके ऊपर। तो ये मामला या दस्तखत तो ना करते तो ठीक था, तो कहते जी मैं दस्तखत ही नहीं किए, तो ये सारे मामला जब दस्तखत कर दिए आपको कानून बन गया, तो आर्टिकल 48(5) के नीचे बन गया एक्ट 57।
तो ये एक्ट का हिस्सा ही है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ही है, आर्टिकल का हिस्सा ही है। ठीक है। बाद अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जवाब नहीं देगा, हमारी इत्तला के मुताबिक खामोशी इख्तियार करेगा। और जहां तक आपने जो चारों सूबे की गुजराला का, तो मैं उसमें पंजाब की मैंने की थी आज मेरे कानून, तो हमने सबने मुश्तरका तौर पर कहा था ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है, उनको इलेक्शन कमीशन को दिया जाए और वही इंतखाबात की डेट मुकर्रर करेगा। एक ही दिन में इंतखाबात करवाने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है, बाकी किसी इदारे के पास नहीं। तो कंवर साहब, कानून दानों की राय आप क्या देखते हैं फिर? इस पर इतनी हमें मुनकसिम क्यों दिखाई दे रही है? एक माहिर कानून कुछ और कहता है, दूसरा कुछ और कहता है। ऐसा लगता है कि हर किसी ने अपनी दुकान खोल रखी है, हर कोई अपने लिहाज से कानून की तशरीह करता है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान वफाक की अलामत है, तमाम आइन कानूनी इदारे साहब के अंदर हैं, तो वो सबके वो पैटर्न चीफ हैं तमाम इदारों के। तो उनको ये चाहिए कि बिला वजह एक खत लिखना, बुलाना, ये बात तलब करना कि आप तारीख दें, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप किसी पार्टी के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत की शान में ये नहीं है कि वो किसी के इशारे पर या किसी के खत लिखने पर और इलेक्शन कमीशन खत लिखे, इदारों को खत लिखे, ये उनको इसकी शान नहीं बनती। वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, इस लिहाज से हम ये इलेक्शन कमीशन का जवाब नहीं देगा और इलेक्शन कमीशन कहेगा ठीक है जी हमने तो अपने रोड मैप दिया हुआ है, तो उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं, ये तो राय है आपकी राय हमने सुन ली है, देख ली है, हम इस पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं है। ठीक है कंवर साहब, नई हल्का बंदियों में आप क्या समझते हैं, कितना वक्त दरकार होता है, क्या प्रोसीजर है इसका? अगर आप सही मायने में इंतजामी या मुल्क पर गौर खोज करें तो सही मायने में जब बाकी हल्का बंदियां होती है बाकायदा साफ सुथरी शफाफ तमाम अदालती कार्रवाई से निकलने के बाद इस पर 6 माह लगते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अमल तेजी में इसको 3 महीने में मुकम्मल करने का हमसे वादा किया है और ये कहा है कि हम 30 नवंबर को मुकम्मल कर देंगे। अब इस पर अदालती भी कार्रवाई होनी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने स्टैंड लेना है और 30 नवंबर को हल्का बंदी में मुकम्मल रहेगी और साथ साथ उन्होंने इंतखाबी फरिश्ते भी नादरा के तावन से मुकम्मल कर रहे हैं 30 नवंबर तक। इसके बाद वो अपना शेड्यूल जारी करेंगे, वो शेड्यूल होता है 50 दिन का। तो कंवर साहब, इसी बेस पर आपको लग रहा है, इसी बेस पर आप ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है कि इलेक्शन तो फरवरी में ही होंगे? हमें मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं, हम तो आइन और कानून के बारे में बात करें, वो अपने देते रहे अपने, ठीक है, वो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की जमात है, उनका अपना सियासी मौक़िफ़ है, लेकिन हम तो कानूनी मौक़िफ़ ये बयान करना चाहेंगे कि इलेक्शन जनवरी के दूसरे हफ्ते में हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, जिस तरह से गैर मुल्की सफ़ीर मिल रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, अमरीकी सफ़ीर भी मिले हैं, जब सदर मुमलिकत की जानिब से खत लिखा गया या ये कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमीशन उनसे आके मिले, इंतखाबात के हवाले से बात की जाए, तो उन्होंने कहा कि सदर की मुशावरत की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी तनकीद हुई कि मुख्तलिफ गैर मुल्की सफ़ीरों से तो मिल सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन अपने ही मुल्क के सदर से क्यों नहीं मिले? इस मामले पर एक रस्मी मुलाकात की जा सकती थी, अगर मुशावरत की नहीं भी जरूरत तो बाकी किसी दुनिया में ऐसी कोई मिसाल हमें मिलती है कि वहां पर गैर मुल्की सफीर जाकर मिलते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? दरअसल जी हर मुल्क की अपने अपने हालात होते हैं, अपने जुग़राफ़ियाई मामलात होते हैं। इंडिया का अपना लहदा, हमारा अपना लहदा। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि जो हमारे मीडिया पर्सन है वो उस बात से हट के बात करते हैं, वो किसी सियासी जमात के एजेंडे पर काम करते हैं। पहली बात यह है कि जब अगर आपका एक इंडियन ऑफिसर, अगर आपका ब्रिटिश हाई कमिश्नर या अमेरिकन एम्बेसडर मिलते हैं, जब मैं इलेक्शन कमीशन का फेडरल सेक्रेटरी था तो मेरे पास हर हफ्ते मिलने आता था अमेरिकन एम्बेसडर। इसके बाद ब्रिटिश हाई कमिश्नर होते हैं मेरे जमाने वो होते लाइट, तो हर तीसरे चौथे दिन मुझसे मिलने आते थे। वो तो पूछते रहते यूं पूछते रहे। जो हमारी एनजीओ है हमारे पाकिस्तान के सीओ सेक्रेटरी, उन्होंने इतना पाकिस्तान के बारे में इतना अभाव पैदा किया होता है अपने एड देने के लिए, पैसे लेने के लिए एजेंसियों से, यानी जो बाहर की एजेंसियां होती हैं, तो वो हर वक्त ये तासर देती है कि इलेक्शन कमीशन में ये काम हो रहा है, ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो बार बार इलेक्शन कमीशन में आते थे, हम बाकायदा उनको ब्रीफ करते थे, चाय पिलाते थे, फारिग होते थे, कोई असर नहीं पड़ता। ब्रिटिश हाई कमिश्नर आ गया है, अमेरिकन एम्बेसडर आ गया है, हमारे पास रिचर्ड बहुत नुमाइंदा वजीर खारजा है अमेरिका की जो थी, उन्होंने मुलाकात की थी उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। चलिए क्या आपका मामला हो रहा है? बिल्कुल, मुलाकातें अगर होती हैं तो ठीक है, लेकिन तनकीद ये हो रही है कि सरबराह मुमलिकत से क्यों नहीं मिले?
प्रेसिडेंट की मुलाकात वो सियासी मुलाकात थी। वो ये था कि अगर प्रेसिडेंट साहब से इलेक्शन कमीशन मुलाकात करता तो एकदम प्रेसिडेंट ने तारीख दे देनी थी, मैंने इलेक्शन कमीशन से मशावरत कर ली। तो वो उसको रास्ते को रोकने के लिए वहां नहीं गए। उन्होंने प्रेसिडेंट साहब को समझ गए थे वो क्या करना चाहते हैं। वो सदर साहब से मिलने चले जाता इलेक्शन कमीशन, वो कहते हैं हाँ जी मेरी मशावरत होगी, मैं तारीख मुकर्रर कर रहा हूँ। तो ये उस रोज लिहाज से वो एक नया एजेंडा था सदर साहब का, जो इलेक्शन कमीशन ने उसको तस्लीम नहीं किया और समझ ला गए थे ये हमारी मशावरत की आड़ में तारीख मुकर्रर कर देंगे। बाकी एम्बेसडर आते रहे, मुलाकात होती रही, हमारे अगर 30-40 एम्बेसडर मुलाकात हुई। मैं सदर ओबामा के इलेक्शन में गया अमेरिका में, क्या फर्क पड़ा, उन्होंने मुझे बुलाया प्रेसिडेंट ओबामा के इलेक्शन में, हम भी गए। तमाम दुनिया की जहां इलेक्शन होते रहते थे, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट का इलेक्शन मुझे इनवाइट किया, मैं गया, देख वापस आ गए। इंडिया में हम गए, बांग्लादेश में गए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, इसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे उन ज़हीन और मुस्तहिक तलबा के बारे में। बहुत सारे तलबा ज़हीन और मेहनती होते हैं, लेकिन जो अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनकी भारी फीसें अदा करने से हमें वो कासिर दिखाई देते हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम होते हैं जो कि तलबा की उनकी फीसिस की शक्ल में मदद करते हैं। हम आज एक ऐसे शानदार प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हकदार लायक तलबा के लिए है, जिसे नेशनल एंडोमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये प्रोग्राम ऐसे टैलेंटेड तलबा के लिए लॉन्च किया गया है जो अपनी फीसें अदा नहीं कर सकते, ताकि उनको जो बेहतर तालीमी सहूलतें हैं वो फराहम की जाएँ। सरबरा नेस्ट सैयदा हाजरा सुहेल ने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। बहुत ही आला बात है ये। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम की डिटेल्स आप शेयर करें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग की आवाज़ जो है उन तलबा तक पहुंचाना चाहती हूं जो कि मुस्तहिक हैं और जो टैलेंटेड हैं, लेकिन अपनी जो एजुकेशन हैं उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, परसू नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। वो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन तक पहुंचा रही है, और ख़ास तौर पे ऐसे सब्जेक्ट्स में जैसे कि नर्सिंग हो गया, हेल्थ साइंसेस के और सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपकी जो है स्टूडेंट्स की आगे इंश्योर कराना कि उनको आगे जॉब्स भी अवेलेबल हों। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और स्टूडेंट्स को जो है वो इस साइड पर लेके आ रहे हैं कि वो इन सब्जेक्ट्स को चूज़ करें, और ताकि अपनी स्टडीज़ कम्प्लीट करके फौरी तौर पे वो हमारे मुल्क के लिए जो है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव हो सकें। ठीक है, तो इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं? जी, हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान की टॉप जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो हमारे साथ शामिल हैं, और उनको हम जो है स्टूडेंट्स को हम ये कहते हैं कि वो किसी भी पार्टनर इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करा लें। जैसे ही वो अपना एडमिशन अपनी पसंद के इंस्टीट्यूट्स में अपना एडमिशन सिक्योर करा लेते हैं, उसके बाद वो हमारे स्कॉलरशिप के फॉर्म के ऊपर अप्लाई करते हैं। और हर इंस्टीट्यूट पे एक इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी है जो कि उन स्टूडेंट्स को स्क्रूटनाइज करती है और देखती है कि इसमें से सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है जिनको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाए। फिर उस जितने नंबर्स होते हैं उसके हिसाब से हम स्कॉलरशिप्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उन्हीं काबिल स्टूडेंट्स में जो कि सबसे ज़्यादा डिजर्विंग होते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसका सिर्फ यही नहीं है कि हम सिर्फ 1 साल के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, बल्कि उनकी जो डिग्री जब तक कंप्लीट नहीं होती हम पूरी की पूरी डिग्री कंप्लीशन तक उनको जो है सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम है सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तक ही महदूद है, या अगर कोई प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जिस तरह से जहाँ पर फीसें ज़्यादा हैं वहाँ पर भी ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है? जी बिल्कुल, ऑल ओवर पाकिस्तान ना सिर्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं बल्कि ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तो अक्सर फीसें जो है वो बहुत कम होती हैं, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो कि बहुत अच्छे होते हैं और उनकी फीसें जो है वो काफ़ी भारी होती हैं और वो स्टूडेंट जो है वो उन तक एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम उन सारे इंस्टीट्यूट्स को भी अपने साथ शामिल करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि रिमोट एरियाज जैसे कि बलूचिस्तान के रिमोट एरियाज हैं, सिंध के रिमोट एरियाज हैं, जीबी के रिमोट एरियाज हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी फैसिलिटीज नहीं है, वहाँ से स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट करें और उनको उठा के लाके इन अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जो है वो एडमिशन सिक्योर कराएं और फिर उसके बाद उनका प्रोसेस करके उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो इसमें एज ग्रुप पर भी काम किया जा रहा है कि किस एज के जो
स्टूडेंट्स हैं? जी बिल्कुल, हम ज़्यादातर जो है वो अंडर ग्रेड और फिर उसके बाद मास्टर्स और PhD की स्कॉलरशिप जो है वो दे रहे हैं। ठीक है। लेकिन उसके अलावा इंटरमीडिएट लेवल पे भी हम जो है वो स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और तमाम फील्ड्स हैं या फिर सिलेक्टिव फील्ड हैं, जिस तरह से आप पहले भी बता रहे थे? जी बिल्कुल, असल में तमाम फील्ड्स में स्कॉलरशिप देने से स्कॉलरशिप जितना, क्योंकि और भी स्कॉलरशिप के प्रोग्राम्स मुल्क में चल रहे हैं, इसलिए हमारी अप्रोच ये है कि हम टारगेटेड और ऐसे एरियाज जहाँ पे पहले स्कॉलरशिप्स नहीं दी गई, जैसे नर्सिंग की फील्ड हो गई, हेल्थ साइंसेज के जो लाइट हेल्थ साइंसेज के और सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे कोई और स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है, जैसे कि लैब टेक्नीशियंस हो गए, बाकी OT टेक्नीशियंस और ऐसे हो गए। इसी तरीके से आर्ट्स एंड कल्चर की बहुत सारी फील्ड्स, जैसे कि आपके फिल्म, थिएटर, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पे पहले स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है। और इन सारे सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज करने का फायदा ये होगा स्टूडेंट को कि वो वाकई में उसको फौरन जो है वो जॉब अवेलेबिलिटी मार्केट में मिल जाती है। और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हम पॉवर्टी लाइन से बिलो लाइन से स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो जब ये अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उनकी रियलिटी में पूरी की पूरी फैमिली जो है वो पॉवर्टी लाइन से अबव आ जाती है, क्योंकि उनकी जो फिर इनकम है वो हमने जो अपनी एवरेज एस्टिमेट्स लगाए हैं, उनकी इनकम कम से कम जो है 80,000 से लेके और फिर वो जाती है, वेरी करती है 3 लाख तक। ठीक है। तो वो तो फिर ये तमाम चीजें जो हैं ये नेस्ट किस तरह से मैनेज कर रहा है? नेस्ट क्या सोर्स है इस हवाले से? जी, नेस्ट जो है इसका एक जो प्रोग्राम है वो बहुत ही यूनिक जो है वो डिजाइन किया गया है सिस्टम इसका। हमारे पास एंडोमेंट फंड है, गवर्नमेंट हमें एंडोमेंट फंड की फंडिंग की हुई है और उसके बाद उस एंडोमेंट फंड को भी इन्वेस्ट इन द फॉर्म्स ऑफ TDRs, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट होती है उससे भी गिव आउट स्कॉलरशिप्स। उसका फायदा ये होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है इट रिमेन्स इंटैक्ट, और वो आप उसको हाथ नहीं छेड़ नहीं सकते, वो जी वो कैप रहती है, और जो उसका प्रॉफिट होता है सिर्फ उससे भी गिव आउट स्कॉलरशिप्स। तो ये एक स्कॉलरशिप्स देने का लामतनाही सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है और वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि एंडोमेंट फंड की प्रिंसिपल अमाउंट तो वहीं रहेगी। व्हाट वी नीड इस वक्त हमें जो जरूरत है, हम आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बिजनेस कम्युनिटी, कॉर्पोरेट सेक्टर और उन तक हम रीच आउट करना चाहते हैं कि वो आए और हमारे साथ दे जॉइन हैंड्स विद अस, ताकि वो हम अपना जो एंडोमेंट फंड है उसको एनहांस कर सकें, इस एंडोमेंट फंड को एग्जैक्टली ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर सकें। इस वक्त हम तकरीबन 600 न्यू स्कॉलरशिप्स एवरी ईयर ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमें इससे ज्यादा स्कॉलरशिप्स की जरूरत है, क्योंकि ऐसी फील्ड्स में बच्चे बहुत ज्यादा डिजर्विंग और बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल जो है अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट है, और जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं इन तमाम फील्ड्स में। तो अभी मैं चाहूंगा कि एक बार क्राइटेरिया आप दोबारा से बताएं, बहुत से लोग हमें देख रहे होंगे जो कि शायद अप्लाई भी करना चाहते हों और उन्हें ये आइडिया भी नहीं होगा कि वो इसके लिए मुस्तहिक हैं या वो अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें भी ये स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो एलिजिबल हैं या नहीं है? जी, एलिजिबिलिटी की जो बात है, उस स्टूडेंट को अपना जो एडमिशन है वो हमारी पार्टनर इंस्टीट्यूट में जो है वो सिक्योर कराना होता है। पार्टनर इंस्टीट्यूट्स की तमाम लिस्ट जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, nest.org.pk। वहां से जाके स्टूडेंट देख सकते हैं कि उसे किस डिसिप्लिन में और कौन से इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन सिक्योर करना है। उसके बाद वहां जब अपना एडमिशन सिक्योर कर लेता है तो इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी जो कि हर इंस्टीट्यूट में कायम की गई है, वो ये देखती है कि स्टूडेंट जो है उसकी फैमिली इनकम कितनी है, उसके पीछे उसके फैमिली में अर्निंग हैंड्स कितने हैं, और क्या वो उस इंस्टीट्यूट की इतनी फीस जो है वो पे करने के काबिल है या नहीं है। इन सब क्राइटेरिया को देखते हुए फिर उसकी फाइनल सिलेक्शन होती है, क्योंकि एडमिशन तो वो अपना एक मेरिट पे सिक्योर कर चुका होता है, तो उसके बाद फिर हमने उसकी नीड डिटरमिन करनी होती है। जब उसकी नीड वंस डिटरमिन हो जाती है तो फिर उसकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। इसमें ट्रांसपेरेंसी तो बड़ा एक मुश्किल काम है। जी, इसकी ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज्म ये रखा गया है कि जो इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप अवार्ड कमेटी है उसको हेड करते हैं वहाँ के प्रिंसिपल या फिर वाइस चांसलर, और जो भी उसके इंस्टीट्यूट के हेड हैं वो, उसके साथ उनके फैकल्टी के मेंबर्स होते हैं। हमारे आउटसाइड से सोशल सेक्टर से एक मेंबर होता है, उसके अलावा एक मेंबर जो होता है हमारे नेस्ट का एक मेंबर उसमें होता है, उसके अलावा एक पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का मेंबर उसमें होता है। जब इतने सारे लोग एक कमेटी में होते हैं तो उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है, जी बिल्कुल, और वो ईच एंड एवरी एप्लीकेंट का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उसके बाद जो है फाइनल सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो अब तक अगर हम फिगर्स जानने की कोशिश करें तो कितने मुस्तहिक ऐसे तलबा हैं जिनको स्कॉलरशिप दी जा चुकी है, और ईयरली इस प्लान को किस तरह से बढ़ाया जा रहा है? जी, इसमें तकरीबन अभी तक हम 6000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर चुके हैं, और हर साल जैसे मैंने आपको बताया कि
600 हम मजीद स्टूडेंट हर साल ऐड करते हैं। तो तकरीबन एक साल में हम कोई 2600 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हर साल स्कॉलरशिप्स दे रहे होते हैं, जो पुराने और नए स्टूडेंट्स जो कि ऐड होते हैं उस हिसाब से। तो मजीद कोई कोलैबोरेशन, जिस तरह से आप अभी कह रही थी कि आप चाह रहे हैं कि कोई बिजनेस सेक्टर आगे आए और इस काम में मदद करें, कोई कोलैबोरेशन इस हवाले से मजीद हुई है या पाइपलाइन में है? जी बिल्कुल पाइपलाइन में है। हमें अभी रिसेंटली शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एंडोमेंट फंड इन्हांस करने के लिए जो है अप्रूव किया है 2 बिलियन का, वो इसमें इंशाल्लाह ऐड होएगा। उसके अलावा और भी हम हर तरफ से रीच आउट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर को भी और बिजनेस सेक्टर को भी। तो हमें और भी बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किए जो कि हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और वो हमारे एंडोमेंट फंड में जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारा इंशाल्लाह जो है इन्हांस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अभी तक हमारे पास 5.2 बिलियन तक का जो एंडोमेंट फंड है वो हमारे पास हो चुका है, लेकिन वी वांट टू टेक इट टू 25 बिलियन। तो अगर ये हमारा जब तक 25 बिलियन तक चला जाएगा तो हम ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत सारे सब्जेक्ट्स और बहुत सारे और भी इंक्लूड कर सकेंगे और बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें फ़ायदा उठा सकेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को भी ये स्कॉलरशिप मिली है उनका फिर क्या फीडबैक आया सामने? जी, इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपनी जब डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो वो साथ में हमें सपोर्ट करते हैं। वो अपनी जितनी भी स्कॉलरशिप उन्होंने अवेल की होती है वो बहुत सारे वो इंस्टॉलमेंट्स में भी है और कुछ बच्चे अपनी तरफ से भी जो है वो इसमें एंडोमेंट फंड में वापस देने की कोशिश करते हैं कि ताकि कोई और बच्चा जो है वो भी उससे पढ़ सके। इसी तरीके से हमारा कर्ज़े हसना का लोन प्रोग्राम था, वो हमने काफ़ी सक्सेसफुली लॉन्च किया। उसमें हमने स्टूडेंट्स को बाहर भेजा और उनको जो है वो मास्टर्स की डिग्रीज कराई, यानी कि वो स्टूडेंट्स अब हमें पे बैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरबरा नेस्ट सैयदा हाजरा सुहेल हमारे साथ सेशन थी। बड़ा ये ज़बरदस्त प्रोग्राम है जिसके तहत हम देख रहे हैं कि स्कॉलरशिप दी जा रही है उन तमाम बच्चों को जो कि मुस्तहिक हैं और जो कि टैलेंट भी रखते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे एशिया कप की। सुपर 4 का मरहला इख्तिताम की जानिब गामजन है और भारत ने फाइनल के लिए क्वालिफाई पहले से ही कर लिया है। दूसरी फाइनलिस्ट टीम के लिए पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज मैच होने जा रहा है और जो भी टीम आज मैच जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। और अगर आज बारिश हो गई तो फिर श्रीलंका का जो नेट रन रेट है वो पाकिस्तानी टीम से ज़्यादा है, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि फिर पाकिस्तानी टीम फाइनल नहीं खेल सकेगी। अगर बारिश होगी तो दुआएं यही की जा रही हैं कि बारिश किसी भी सूरत ना हो। तो पाकिस्तान के लिए परेशान कुन खबर यह भी है कि स्पीड स्टार बॉलर जो है नसीम शाह वो इंजरी के बायस एशिया कप से बाहर हो गए हैं, जो कि हमें फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। दूसरी जानिब हारिस रऊफ की भी अगर बात करें तो अभी तक मैच में उनकी शमूलियत भी मशकूक है। अलबत्ता खबरें ये भी हैं कि उनकी जो इंजरी है उसमें कुछ बेहतरी भी आ चुकी है और फिलहाल वो टीम के साथ ही रहेंगे। दूसरी जानिब जमान खान ने भी पाकिस्तानी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है और वो आज श्रीलंका के खिलाफ हमें एक्शन में नजर आएंगे। जिस तरह से हम मौसम के बारे में आपको बता चुके हैं, बारिश की पेशगोई भी है जो कि मैच का मजा खराब हो सकता है। एशिया कप का जिसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है यह सेमीफाइनल भी खराब हो सकता है। तो इसलिए जो पाकिस्तानी शायकीन हैं वो कौमी टीम की जीत के साथ साथ बारिश ना होने की भी दुआएं करते हमें दिखाई दे रहे हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। मानी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि ये प्लेइंग 11 का ऐलान इतनी जल्दी क्यों कर दिया जाता है? ये इसको आप गलती समझते हैं या फिर इसके पीछे कोई हिकमत अमली है जो हम लोगों को नहीं पता? यार मेरे ख्याल से तो ये समझ से बाहर है। कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट में ये ट्रेडिशन रहा नहीं है। अपने पत्ते क्यों शो करवाएं? आप अपने पत्ते शो करते हैं, आप ये समझ लें कि आप अपोजिशन को जो है अलर्ट कर देते हैं, उनको तैयारी कर, हाँ, कि आप किस वेपन के साथ जा रहे हैं, किस स्ट्रेटेजी के साथ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब आप एक एडिशनल लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन उतारते हैं, उनको आइडिया हो जाएगा, वो हो सकता है कि वो एक ऑफ स्पिनर उतार दें। इसी तरह अगर आप मतलब कोई भी आप स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं वो उसके मुताबिक आएंगे। तो मेरी समझ नहीं आ रहा है थिंक टैंक कर क्या रहा है। और ऐसा लग रहा है कि ये नॉट ओनली कि बाबर आजम जो है वो डिसाइड कर रहे हैं या जो श्रीलंका में टीम मैनेजमेंट, ऐसा लग रहा है कि ये मिकी आर्थर जो है उनकी इमा पर ये चीजें हो रही हैं। कह देते हैं ये हमारी टीम है, आप आ जाएं, जो आपसे होता है आप कर लें। मतलब ठीक है, इस पे डिबेट हो सकती है, लेकिन मेरी उसमें समझ में तो ये चीज बिल्कुल समझ से बाहर है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं लग रही। और फिर जिस तरह आज हमने 5 चेंजेस किए
इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आपको करनी पड़नी थी वो। अच्छा, ये एक अलग डिबेट है जो कि अब हम देखते हैं कि पहले सोशल मीडिया पर शुरू होती है। जैसे जब मैचेस में परफॉर्म नहीं करी थी टीम, फखर परफॉर्म नहीं हमें करते दिखाई दे रहे थे, इवन बाबर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, शादाब की परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, शाहीन पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। एक परफॉर्मेंस की एक उस पर जज कर लेते हैं हम लोग, और पहले सोशल मीडिया पर या हम टीवी पर भी इस हवाले से बात करते हैं कि क्यों चेंजेस नहीं कर रहे। अब जब चेंजेस कर रहे हैं तो फिर कह रहे हैं कि ये पैनिक हो गए हैं। देखिए, बात के चेंजेस पे कुछ सवालात यूं हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, मतलब 5 चेंजेस मतलब है कि पैनिक बटन जो है वो ऑन है। ठीक है, लेकिन बात ये है कि आप कुछ चीजें यहाँ पर समझ से बाहर हैं। मतलब खुद आपकी स्ट्रेटेजी सवाल उठा रही है। मसलन आपने हारिस को सेलेक्ट किया ऊपर खिलाने के लिए, अब इसका मतलब है कि ये चीज वाजे कर रही है कि अब्दुल्ला शफीक के ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, या ट्रस्ट नहीं है, या आपके फ्यूचर प्लान का हिस्सा नहीं आगे वर्ल्ड कप में स्क्वाड में आपको, क्योंकि आपने उनको साथ रखा, उनको आपने शामिल नहीं किया। ठीक है, अब अगर आप हारिस को खिलाते हैं, मिसाल के तौर पे आप हारिस को या तो आप ओपनर खिला सकते हैं या 5वें 6ठे नंबर पे जाके खिलाएं, क्योंकि हारिस जो है लंबी इनिंग, ठीक है, टैलेंटेड है, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छा एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन उनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड जस्ट आई थिंक 5 मैचेस खेले उन्होंने, और उसमें भी कोई अच्छा उनका रिकॉर्ड नहीं है। बहरहाल आप उनको उसके निस्बत अब्दुल्ला शफीक जरा कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स खेलते हैं। फिर दूसरा ये कि अब यहाँ पर आपके पास जो चॉइस बन जाती है वो ये है कि आप सऊद शकील को नंबर 4 पे खिलाएं, नंबर 4 पे सऊद शकील को लाएं, आगे आप लेकर जाएं रिजवान को। अब रिजवान को आप चौथे पे खिला रहे हैं, रिजवान ठीक है, रिजवान की खिदमत से या उनकी सलाहियतों से कोई दूसरी राय नहीं, ठीक है, बट प्रॉब्लम है कि नंबर 4 पे वो आपको सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो लंबा नहीं जाते, वो लंबी इनिंग T20 अच्छा, और वो बार बार ये बात खुद भी कह चुके हैं, जैसे वो नाखुश थे। हाँ, नाखुश थे, आपने वो नाखुश थे, आपने 4 पे खिला दिया, लेकिन 4 पे रिजल्ट नहीं आ रहा। अब आप उनको या तो आगे ले, क्योंकि सऊद को आप अगर नंबर 4 पोजीशन वो है जहां पे अमूमन आपको स्पिनर्स को फेस करना होता है, ठीक है, और दूसरा सऊद शकील स्पिनर्स को बेहतर खेलते हैं, और ये बड़ी एक पाकिस्तान क्रिकेट में फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ी, मतलब यूनुस खान का कल मैं स्टेटमेंट सुन रहा था और वाकई उन्होंने एक बड़ा पॉइंट रेज किया है कि हमारा स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करना पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं आप देखें, पास्ट में हम स्पिनर्स को अच्छा खेलते थे, आपके जितने प्लेयर्स होते थे, हम फास्ट बॉलर पर समटाइम स्ट्रगल करते थे स्पिनर। अब आपकी टीम के साथ ये मसला आ रहा है कि आप स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे। अच्छा, दूसरा क्या हुआ, जो पिछला मैच आप हारे हैं, आप इतना, मतलब इतना ज्यादा मार्जिन उसमें हार का था, वो आपने मिसाल सुनी होगी कि इंडियन मूवी का एक डायलॉग है, मैं पूरा तो यहाँ पे कोट नहीं कर सकता कि साला एक मच्छर वाला डायलॉग सुना, तो साले एक मैच ने जो है आपको, मतलब आगे आप समझ रहे हैं, एक्सपोज कर दिया। तो एक मैच सारा मलबा आपको लगता है फखर पर डालना ठीक है कि अगर फखर ओपनिंग हमें नहीं ठीक दे पा रहे तो खाली फखर की जिम्मेदारी तो नहीं है, या खाली बाबर की जिम्मेदारी तो नहीं है? प्रॉब्लम देखें, फिर वही वाली बात कि फखर को आप चांस देते रहे। अब आप कहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? मतलब एक चीज ये समझ नहीं आ रही, देखिए एक्सपेरिमेंट करना, या जिस तरह आपने सवाल किया ना कि जब चेंजेस होती हैं तो वो भी सवाल बन जाते हैं। बात है आपकी, आप कहां चेंजेस कर रहे हैं? आपको जहां चेंजेस करनी थी या जहां एक्सपेरिमेंट करने थे वहां आपने, अब जैसे अफगानिस्तान की सीरीज थी, ठीक है, आप वाला हल भी नहीं करते जो आपने पहले किया था, लेकिन आप कुछ 1-2 जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा आप आगे पीछे बैटिंग ऑर्डर को करते या प्लेइंग 11 को, वहां पे आपने बिल्कुल आप कंसिस्टेंट रहे। अब यहाँ पे वहां आकर आप चेंज कर रहे हैं जहां पे आपके पास कोई और मार्जिन नहीं है, यानी गवाने के लिए कुछ भी नहीं है अब आपके पास, आप यानी डू और डाई की सिचुएशन में यहाँ पर आप ये जो अब डिसीजन लिया गया है, पहले मोहम्मद अवाज को बाहर बिठा दिया, फिर मोहम्मद अवाज को टीम में ले लिया, तो ये क्या कंफ्यूजन है? मतलब यही बात आपने खुद ही बता दी कि कंफ्यूजन है, कि कंफ्यूजन नजर आ रही है कि अब देखें, आप सारी टीमें स्पिनर्स के साथ जो है डोमिनेट कर रही हैं, ठीक है, इंडिया को देख लें, श्रीलंका को देख लें, आप जो पिछला में एक यानी रेगुलर स्पिनर आपके कौन थे? शादाब खान थे, नवाज को आपने वहां पे नहीं ट्राई किया, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप कहते हैं इफ्तिखार की बात करते हैं या आगा सलमान की बात करते हैं, वो रेगुलर स्पिनर नहीं है। बल्कि इवन बाज एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो ये शादाब भी आप उनको छठे बॉलर के तौर पर इस्तेमाल करें। अगर रिसेंट, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेज भी की है, बट वो उस तरह से विकेट टेकिंग ऑप्शन हमें नजर नहीं आया। अच्छा, फिर एक और चीज, आज आपने 5 चेंजेस किए, जब आपने इतने चेंजेस कर दिए थे, उसामा मीर कहां पर है? उसामा मीर नजर नहीं आ रहे जब आपने उनको अपने साथ रखा है, क्योंकि देखिए इसके बाद आपके पास, अगर आप फाइनल खेलते हैं तो एक ही मैच है, देन वर्ल्ड कप है।
अब आप मतलब कहने का मतलब है जो भी तजर्बात करने होते हैं या एक्सपेरिमेंट करने होते हैं वो आपको ऐसी सिचुएशन में तो ये एक अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया वैसे हमारा इंडिया के साथ, आप इसको समझते हैं? क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस में हम इंडिया में भी खेलेंगे वर्ल्ड कप में, हमें पता चल गया कि कहां पर हमारी वीकनेस है, कहां पर प्लानिंग खराब है, कहां पर हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं। समझ लें कि वो जो मैच था ना वो आपके लिए एक तरह की वेकअप कॉल है, उसने आपको मतलब झंझोड़ा है आपको। हो सकता है वो वेकअप कॉल वर्ल्ड कप में काम आ जाए। बिल्कुल होनी। अब देखिए दो चीजें, या तो मुझे जो लगता है या तो आप उठ जाएंगे यहाँ से बिल्कुल, आप एकदम जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था कि आपको एक बार झंझोड़ा गया तो उसके बाद आप ऐसी सोलो फ्लाइट थी कि फिर आपको कोई रोक नहीं पाया था, या ये है कि आप और ज्यादा डिमोरलाइज हो जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस तरह मेंटली किस तरह से उसको ओवरकम करते हैं और उससे आप किस तरह क्योंकि देखें अब आपको नजर आ गया कि आपके लूप होल्स का है, आपको यानी एक आईना नजर आ गया कि आपके स्पिन बॉलिंग वो स्ट्रगल कर रही है, मिडिल ओवर्स में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर बैटिंग में आपको स्पिनर्स को खेलते हुए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये चीजें इनको जितना जल्द से जल्द अब आपको ओवरकम। ऑन द फील्ड कुछ मसाइल हमने देखे जो कि मैंने बाकी लोगों को भी देखा डिस्कस करते हुए, वो ये कह रहे थे कि जब श्रीलंका के साथ इंडिया का मैच हो रहा था और एक पॉइंट पे लग रहा था कि श्रीलंकन टीम भी सर्वाइव कर रही है और हो सकता है वो अब ये मैच जीत जाए किसी तरह से, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि लेकिन फिर हमें ऑन ग्राउंड वो एक प्लानिंग नजर आई। हमें विराट कोहली नजर आए, रोहित शर्मा नजर आए, जो भी सीनियर प्लेयर्स थे वो खड़े हुए, उन्होंने मुशावरत की। ये चीज हम पाकिस्तानी कैप्टन में, वाइस कैप्टन में रिजवान के साथ, मतलब वो 4-5 लोग हमें ग्राउंड में खड़े नहीं दिखाई देते, वहां पर मशवरा नहीं किया जाता, पीछे मैनेजमेंट की तरफ से कोई पैगाम नहीं आता, बाबर अकेले खड़े होते हैं और परेशान रहते हैं। मतलब ये चीज हाँ थोड़ी सी ये है कि जब हमारे यहाँ कुछ चीजों की आपको प्लानिंग ऑन द फील्ड करनी पड़ती है सिचुएशन के हिसाब से। आप अंडर प्रेशर हुए ना, मतलब आपके पास कोई बी प्लान नजर नहीं आ रहा था, आप यानी फिर ये था कि बिल्कुल खाली थे कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि वहां पे बिल्कुल आपका सवाल ये वैलिड है कि वहां पे ना तो कोई ड्रेसिंग रूम से कोई चीज आ रही थी, ना ग्राउंड के अंदर आपको कोई प्लान। यही देखिए यही चीजें होती है कि आपको वहां मतलब आपको ठीक है आपको मार पड़ रही है ना, वहां पे एक तरीका ये होता है कि आप और कुछ नहीं हो रहा ना, आप पेस स्लो कर दें गेम का पेस। जिस तरह हॉकी की मैं आपको एग्जांपल देते हैं, वहां पर क्या होता है कि जब आपको अगली टीम अटैक कर रही होती है आप लंबे पासेस के ऊपर चले जाते हैं, आप थोड़ा डिफेंस पे चले जाते हैं, ठीक है। क्रिकेट में क्या है कि आप ओवर्स का जो पेस है वो थोड़ा कम, यानी आप थोड़ा सा उनका मोमेंटम जो है वो डिस्टर्ब करें, कुछ और नहीं हो रहा ना, आप मोमेंटम डिस्टर्ब कर दें उनका, आप मोमेंटम डिस्टर्ब करेंगे उससे क्या होगा उनकी कंसंट्रेशन में और मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना यार। ठीक है, यहाँ पर ये हमें लैकिंग नजर आई। दूसरी एक और विराट की आपने बात की ना, एक बड़ा डिफरेंस जो विराट में और दीगर खिलाड़ियों में चाहे वो पाकिस्तानी हो या इंडियंस हो नजर आ रहा है वो है फिटनेस का। आप देखें जो यहाँ का टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, जो वहां पे हर बंदा उस तरह से सरवाइव नहीं कर पा। आपको विराट कोहली इतनी लंबी इनिंग खेली, कहीं भी आपको शुरू से आखिर तक विराट कोहली पे कोई आपको जैसे आए थे उसी तरह ताजा दम नजर आ रहे थे आखिर तक, वरना ये मतलब भी कहा जा रहा था कि केएल राहुल की वापसी हुई है, उन्हें प्रॉब्लम थी टांग, लेकिन आपको बिल्कुल अपनी स्पीड में नजर आ रहे थे। क्रिकेटर्स बताते हैं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि समटाइम ये होता है कि इन कंडीशंस में 3-3 दफा वो अपनी शर्ट चेंज करते हैं, इतना ज्यादा ह्यूमिड वो होता है, वेदर होता है, उसके बावजूद यहाँ पे तो मतलब उनकी फिटनेस जो थी वो मैं कहता हूँ लाजवाब थी। और इधर फिर पाकिस्तान का एक और प्रॉब्लम, ये बात मैंने जब पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई थी उस वक्त इंजमामुल हक से पूछी थी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि आप जब इतने सारे हम प्लेयर्स जा रहे हैं आगे, आपके वर्ल्ड कप है, हमारे प्लेयर्स लीग भी खेल लें, तमाम लीग्स भी खेल लें और मतलब थ्रू आउट खेलते हुए आ रहे हैं, आपने कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए, बहुत ज्यादा शफलिंग नहीं की, अब आप देखो आपको प्रॉब्लम नजर आ रही है, वर्कलोड मैनेज नहीं हुआ पहले। ये हम हमेशा बात करते रहे अपने प्रोग्राम में पहले भी कि वर्कलोड मैनेज नहीं कर रहे। सवाल यहाँ पे मैंने उनसे किया तो उन्होंने कोई इसका गोल-मोल जवाब दिया, कोई कि जब प्लेयर्स कहेंगे तो हम, जब प्लेयर खुद यार अगर प्लेयर्स कहेंगे तो लेकिन पहली प्रायोरिटी तो पाकिस्तान होनी चाहिए, वो लीग्स नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें ना, आपने वहां पर लीग्स भी खेलते रहे, कोई 100 खेलता रहा, कोई बिग बैश में चला गया, कोई जो वेटिलिटी ब्लास्ट खेलने चला गया, कोई एलपीएल खेलता रहा, अब और इंटरनेशनल फिक्सचर्स भी साथ साथ चल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, नसीम का आपको प्रॉब्लम नजर आया, हारिस का प्रॉब्लम, खुदा न खास्ता इनमें से कोई भी अभी ठीक है इतना संजीदा नहीं है, लेकिन अगर कोई बड़ा ब्लो हो जाता है आप कैसे उसको ओवरकम करेंगे? ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, अभी आपने विराट की फिटनेस को डिस्कस किया है जिस तरह से, और हमेशा से हम देखते हैं एक कंपैरिजन अब जो करना शुरू हो गए हम विराट का और बाबर के साथ, तो विराट कोहली जिस तरह से क्रूशियल मैचेस में हमें खेलते दिखाई देते हैं, वो बड़ा कॉन्फिडेंट होते हैं और वो मैच विनर के तौर पर जाने जाते हैं, खासतौर पर अगर चेज की बात करें तो वो चीज़ हम देख रहे हैं कि लैक कर रही है बाबर में। आपको लगता है कि बाबर अगर स्कोर करते नजर आ रहे हैं, वनडे बैटर हैं, जिस तरह से वकार यूनुस कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल रैंकिंग में अगर हम देख रहे
हैं, बाबर नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं, तो उस पोजीशन को हम क्या करें कि अगर वो हमें मैच जितवाने में हमारी मदद नहीं कर पा रहे? देखिए किसी हद तक ये बात जस्टिफाइड है, बिल्कुल है, ऐसा समटाइम ऐसा हुआ है। जो प्रेशर गेम्स हैं उनमें फिर वो परफॉर्म नहीं करते दिखाई दे रहे, और अगर इंडिया के खिलाफ भी उनके स्टैट्स देखें तो मेरा नहीं ख्याल इतने इंडिया के खिलाफ इंप्रेसिव नहीं है बिल्कुल। आई थिंक 27 या 28 का मेरा ख्याल है कि इतना एवरेज है। हाँ, बड़े मैचेस में हुआ है, लेकिन बात क्या है कि देखें विराट कोहली के सराउंडिंग्स देखें और बाबर आजम की सराउंडिंग देखें। एक चीज ये भी है कि देखिए विराट कोहली अकेले बोझ नहीं उठा रहे, अकेले बोझ नहीं उठा रहे, उनके साथ जो है रोहित शर्मा भी है, शुभमन गिल भी है, सूर्य कुमार यादव भी है, हार्दिक पांड्या। आपका क्या है, आपका ऑलमोस्ट अगर देखें वकार यूनुस की बात करें, आप सुनील गावस्कर की भी बात सुने कि सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में, हालांकि बड़ी अफसोसनाक बात है, वो बड़ी हमारे लिए कड़वी हकीकत है, लेकिन हकीकत है कि पाकिस्तान में बाबर के अलावा और है क्या कि जिसको आउट करने के लिए प्लानिंग की जाए। ठीक है कि वाहिद बॉलर बाबर है, ये होती है कि बाबर को किसी तरह आउट करना, बाबर को किस तरह आउट करना है, ये तो प्लान होता है कि बाबर को किस आउट करना है। पूरा मोराल हम गिरते हुए देखते हैं। अब देखिए ना, आपका प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिसाल दूंगा बाबर को और मिसबा की बात करूंगा। मिसबा जब तक कप्तान नहीं थे, मिसबा का जो स्ट्राइक रेट था वनडे का अराउंड 90 था, जब वो कप्तान बने उनका स्ट्राइक रेट जो है 75-76 तक आ गया। क्यों? आप जब बैटिंग के लिए आते थे। ठीक है, मानिए एक लास्ट कमेंट आज के मैच, क्योंकि वक्त की कमी है, लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा कि आज पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए अगर बारिश खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हो? देखिए, अगर तो आपको पहले बैटिंग मिलती है, आप पहले बैटिंग करने जाते हैं, ऑब्वियसली सी चीज है कि आपको पहले बैटिंग कर लेंगे। अब हम ये भी एक सवाल है, लेकिन आपको अच्छा टोटल लगाना पड़ेगा। उसके लिए वही देखिए, श्रीलंकन विकेट्स पहले भी हमने ये कहा, मां सिवाय चंद एक मौके के श्रीलंका की विकेट्स जो है वहां पे आप बहुत बड़े स्कोर की तरफ नहीं जाते, आपको बेसिक्स के ऊपर रहना होता है। आप विकेट्स देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है, विकेट्स हाथ में नहीं रखते। जब तक आपको विकेट्स हाथ में रखनी है, चाहे शुरू के ओवर्स में नए बॉल के साथ आप स्कोर कम बनाएं, ज्यादा स्कोर नहीं बनाएं, आप स्लॉग ना करें, डाउन द ट्रैक ना जाएं, आप चाहे 10 ओवर में अगर 40-45 रन भी बनाते हैं, स्ट्रेटजी चेंज करने की कहीं ना कहीं स्ट्राइक रोटेट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट इमरान मानी हमारे साथ थे। पाकिस्तानी टीम के लिए हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आज का मैच हम जीतें और इंडिया के साथ फाइनल में हमारा जरूर मुकाबला हो और हम वो मैच भी जीतें, एशिया कप अपने नाम करें और एशिया कप जीतकर हम वर्ल्ड कप के लिए जाएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। लेन देन हाथों हाथ हो या ऑनलाइन हो, अब कस्टमर चॉइस किसी भी एक जगह या मुल्क तक महदूद नहीं रही है। इंटरनेट के बढ़ते रुझान के साथ ई कॉमर्स अपनी इंतहाओं को छूता दिखाई दे रहा है। मेयारी मसनूआत की बात करें और खिदमात की बात करें तो बरवक्त फरहमी ई कॉमर्स की कामयाबी का सबसे अहम काम है। जैसे आलमी मार्केट में ई कॉमर्स के मुस्तकबिल की बात की जाए तो ये काफ़ी रोशन दिखाई देता है। ताहम एक ही तर्ज की मसनूआत और आलात की मौजूदगी में जो कस्टमर चॉइस है वो मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। हमारे आज के मेहमान मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं, ई कॉमर्स से मुंसलिक हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर भी मुतहरिक हैं, अपना पॉडकास्ट भी शुरू कर चुके हैं। उनसे इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करेंगे। हाफिज अहमद ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, उन्होंने स्टूडियोज में ज्वाइन किया। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो ई कॉमर्स के हवाले से जानना चाहूँगा कि इसको पाकिस्तान में मजीद फ़रोग मिलना चाहिए। आप क्या समझते हैं, इस पर मजीद कितना काम करने की गुंजाइश है? इस पे जितना भी करें उतना कम ही है। अच्छा। क्योंकि सबसे पहला समंदर है कि हमारे एक तो समंदर है, ठीक है, और दूसरा हमारे लोगों को ये चीज समझाना ई कॉमर्स टाइम लग रहा है। आप यकीन करेंगे आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो चेक पे या इवन पे ऑर्डर पे ड्राफ्ट पे बिलीव नहीं रखते, बैंक ट्रांसफर पे बिलीव नहीं रखते। बिल्कुल, वो कहते हैं सिर्फ कैश अमाउंट हमारे सामने होगी वही रखेंगे। तो अब उन लोगों को लेके आना ऐसा उनको ये बताना कि अब दुनिया यहाँ पे पहुंच गई है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है। आपने भी बाय ट्रैवल किया, आपको पता है कि आप तो पानी की बोतल ने तो आप कार्ड से पेमेंट कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे यहाँ बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जब कहते हैं सिस्टम नहीं चल रहा जी, वो मशीन नहीं चल रही, वो खैर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं तो खुद IT की फील्ड को मैं तो उनकी मशीन चलवा देता हूँ फिर। लेकिन नॉर्मली अब मतलब ये धोखा है, फ्रॉड है। अगर हम लोग ऑनलाइन में आ जाते हैं ना सारे, तो उससे हमारा तो फायदा होगा, मुल्क का कितना बड़ा फायदा होगा। मैं सिर्फ ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं ये ऑनलाइन पेमेंट हर किसी की बात कर रहा हूँ। अगर हर चीज रिकॉर्ड पे होगी तो टैक्स रेवेन्यू कितना बेहतर होगा। ये जो लोग शॉप्स वाले, रेस्टोरेंट वाले कार्ड से पेमेंट नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते कि टैक्स चोरी करना होता है ना, और तो कोई मसला नहीं होता, वहां पे तो फिर टैक्स कटेगा ऑटोमेटिकली। तो इस पे हम कोशिश तो लगे हुए हैं, पूरी कौम को बता रहे हैं कि भाई लोग ये समझते हैं कि आप इसलिए कह रहे हैं कि आपका बिजनेस है अमेज़न का। मैं कहता हूँ नहीं भाई, तो बल्कि जिसका बिजनेस है वो तो बेहतर गाइड करेगा ना। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है ये भी करें, लेकिन आप कुछ
कुछ ऐसा कर लें कि जो ऑनलाइन हो और जिसमें डॉलर्स में इनकम जनरेट हो। डॉलर्स वाला बंदा, डॉलर्स में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी हुई है ना, देखिए ठीक है, डॉलर्स वाले बंदे के बड़े फजाइल हैं। जिस बंदे के पास डॉलर्स है, जो डॉलर्स में इनकम जनरेट कर रहा था आज से 2 साल पहले, और वो $1000 कमा रहा था, तो उसकी इनकम थी 1.5 लाख रुपए, 1,60,000। आज उसकी इनकम है 3.25 लाख रुपए, डबल हो गई। उसे फर्क नहीं पड़ा, बिजली महंगी होगी, फ्यूल महंगा हो गया, क्योंकि उसका डॉलर भी महंगा हो गया। बिल्कुल ऐसी। तो हमारा असल मकसद ये है इसके पीछे कि आपको डॉलर्स में इनकम जनरेट करनी, ताकि हमारे मुल्क में डॉलर्स आए, हमारे पास डॉलर्स आए। लोग कहते हैं जी हम पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही सवाल पूछने वाला था आपसे कि अभी नौजवान मायूस होकर पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। अगर हम सितंबर तक के फिगर्स देखें तो वो कोई 7 से 8 लाख तक ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि अब बाहर ट्रैवल कर गए हैं। आप तो पाकिस्तान छोड़कर गए थे, आप वापस आ गए, तो आपकी कहानी मेरा ख्याल है ज्यादा मोटिवेट करेगी। देखिए वहां पे बड़ी सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, जो बंदा बाहर 1000, 1500 या $2000 कमा रहा है, वो हैंड टू माउथ लाइफ गुजार रहा है और वो ऑड जॉब कर रहा है। कोई ऐप नहीं है, कोई ऐप नहीं है जॉब करना, लेकिन वही जॉब्स हम यहाँ नहीं करते। उससे बेहतर जॉब यानी फ्रीलांसिंग आप पाकिस्तान में अपने घर में बैठ के सर्विसेज दें, और अगर उतने ही पैसे कमाएं। आप मुझे बताएं, एक बंदा जो बाहर $1500 कमा रहा है, जो पाकिस्तान में, तो अमीर आदमी कौन हुआ जो पाकिस्तान में 1500 कमा रहा है? 4.5-5 लाख रुपए वो कमा रहा है। सेकेंडली यू आर विद योर फैमिली, और इन्फ्लेशन आपको अफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा है, आपको महंगाई नहीं पड़ रहा। लेकिन बाहर की दुनिया में डॉलर तो वहीं पे है, लेकिन महंगाई वहां भी बढ़ रही है, तो वहां पे आप प्रॉब्लम में होते इतने पैसे कमाने। ये जो फिर हमारी एक आईटी की फील्ड है, आईटी की अगर हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो भारत की जो इकॉनमी है इस वक्त हम दे रहे हैं $122 बिलियन पर हैं, हम $2 अरब का जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो आपको नहीं लगता कि ये जो रहनुमाई है ये गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए? इनिशिएटिव तो इंडिया में भी गवर्नमेंट ने लिया होगा या डिफरेंट कंपनीज ने लिया होगा? जी जी, गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान गवर्नमेंट भी काम कर रही है, ठीक है। डीजी स्किल्स इनका एक इदारा है, उसमें इन्होंने कोशिश की हुई है काफी, लेकिन उसको लोग सीरियस नहीं लेते, क्योंकि फ्री की कभी कोई वैल्यू नहीं होती। गवर्नमेंट ने 25-30 कोर्सेज वहां पे दिए हुए हैं, मेरा भी कोर्स वहां पे, और बहुत सारे कोर्सेज हैं कि लोग जाएं वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट वो कोर्स की एक्सेस लें, उसको देखें, सीखें। अब इससे ज्यादा गवर्नमेंट को करने की जरूरत भी है, करना भी चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ बेसिक तो ये है कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में डाल दें उसको। ये तो आपने इतनी प्यारी बात की, अल्लाह करे कभी हो जाए ये, लेकिन हमें ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हम अपने लोगों को अभी तक समझा नहीं पा रहे हैं ये बिजनेस। ठीक है, लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें हमारी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग होती थी, उनको हम ये लॉजिक नहीं समझाते थे कि पाकिस्तान से मैं $50,000 चाइना ट्रांसफर कर रहा हूँ, चाइना से प्रोडक्ट निकल के यूके जाएगी। वो कहते हैं यूके क्यों जाएगी, पाकिस्तान क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा भाई मैं यूके में बेचता हूँ अमेज़न पे। कहते नहीं, पेमेंट तो फिर पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकती। मतलब इनको अभी तक ये ट्रेड की लॉजिक नहीं समझ आ रही कि आप खरीदते कहीं से, बेचते कहीं पे, और इवेंचुअली जब बेचते हैं तो वो पैसा प्रॉफिट के साथ होकर वापस पाकिस्तान में ही आ रहा है, लेकिन उसका रूट चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सी चीजें हमारे यहाँ अभी शायद। अच्छा, जो आप एक अहमद बात कर रहे हैं वो बड़ी बुनियादी है कि हमारे लोगों को ये चीजें समझ नहीं आ रही, लेकिन कैसे समझ आएंगी जब आप उनको बेस से ही नहीं वो चीजें फराम करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन सिस्टम में अगर हम इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखें तो आज अगर वहां पर जाकर किसी बच्चे का इंटरव्यू करें, उसको चंद्रयान 3 के बारे में भी सब पता है। बिल्कुल। तो अभी तक हमें तो कुछ भी नहीं पता, हमें शाहब साकिब का नहीं पता, जो बेसिक बातें हैं हमारे बच्चों को वो नहीं पता। तो वो एजुकेशन सिस्टम में ऐड करेंगे तो उसके रिजल्ट्स मेरा ख्याल है हमें को 10 साल 20 साल बाद मिलेंगे, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि आज का बच्चा आप देखें कि जिसको हम एजुकेशन में ये तो नहीं बता रहे, लेकिन बच्चे को मोबाइल पे गेम्स का पता है, और गेमिंग का बिजनेस, बच्चे गेमिंग से पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कहीं से नहीं सीखा। वो इतनी बड़ी तादाद नहीं है जो होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे बच्चों में ये स्किल है, बच्चे सीख सकते हैं, उनको सिर्फ एक सीधा रास्ता दिखाने की जरूरत है। अब हम भी लोगों को ये कहते हैं भाई आप आए सीखें काम। मैं ये नहीं कहता कि आप सीखेंगे तो पहले महीने आप $1000 कमा लेंगे, जो लोग ये कहते हैं झूठ बोलते हैं। हो सकता है आप 6 महीने बाद कमाने लगे, हो सकता है 1 साल बाद, हो सकता है आप कभी भी ना कमाएं, लेकिन आप वो चांस क्यों नहीं लेते कि अगर 100 में से 50-60 लोग 1 साल के बाद $1000 पे पहुंच जाते हैं, तो आप उस 50% में क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, देखिए रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। जैसे आप ई कॉमर्स कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब आपने सोशल मीडिया पर अपना पॉडकास्ट भी शुरू कर दिया है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट सोर्सेज होने चाहिए इनकम के। तो क्या पॉडकास्ट में आपको क्या लगता है ज्यादा कमाई है फिर ई कॉमर्स से भी ज्यादा है? नहीं, ई कॉमर्स से ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स एक बिजनेस है, और वो मेरा बहुत अच्छा बिजनेस है माशाल्लाह। फिर हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनको सर्विसेज देते हैं, बहुत सारी वेब डेवलपमेंट की, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, अमेज़न के हवाले से हमारी सारी सर्विसेज हैं, उसमें पैसे ज्यादा है, लेकिन पॉडकास्ट में भी बहुत अच्छे पैसे। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने पैसों के लिए नहीं किया था, मैंने शौक के लिए किया था। मेरे पास तब भी 2.5-3 लाख फॉलोअर्स थे जो बच्चे मुझसे फ्रीलांसिंग सीखते थे। ठीक है, उसी पेज पे शुरू किया तो वो इतना अच्छा चला कि वो चंद महीनों में वो 2.5 लाख से 7 लाख पे पहुंचने वाले हैं। तो पॉडकास्ट को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है, उसका इवेंचुअली फायदा हमारे बिजनेस को भी होता है, आपको रीच मिलती है, रीच मिलती है, फिर लोगों ने कोई भी आईटी से रिलेवेंट काम होता है, प्लेटफॉर्म आपके पास
पास एक और आ गया अपने बिजनेस को एंडोर्स करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी पॉडकास्ट हम देख रहे हैं, कुछ तनकीद की जद में भी हमें नजर आते हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि जितने पॉडकास्ट हो रहे हैं वो पहले से डिसाइडेड हैं, सवाल भी डिसाइडेड है और जवाब भी डिसाइडेड है। स्पेसिफिकली मैं नाम ले लेता हूँ नादिर अली का, वो इस टाइम बड़ी तनकीद की जद में है। जी जी बिल्कुल, मेरी पॉडकास्ट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं भी तनकीद की जद में आया हूँ पिछले दिनों, तो मैंने मौलाना फजल रहमान की डमी बुला ली थी। ठीक है, तो उस पर फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझे वो गालियां दी जो यहूदो नसारा भी नहीं दे सकते। ठीक है, यानी माशाल्लाह मदारिस के पढ़े हुए तालिब इल्मों ने जो माँ बहन की गालियां दी वो क्या कमाल है। मौलाना को सलाम है कि उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ऐसी गालियां सिखाई हैं कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाले भी नहीं सिखा सकते, कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन खैर मैंने इस वजह से डिलीट कर दी कि किसी की दिल आजारी हो रही। ठीक है, मैंने वो डमी डिलीट कर दी, बल्कि थी बड़ी क्लास की, बहुत क्लास की पॉडकास्ट हुई थी, लेकिन मैंने वो उड़ा दी। वो तो ऑफ कोर्स प्लान थी। तो मौलाना को आप रीच आउट करते शायद आपके पॉडकास्ट में आ जाते हो। अब उनके फिर लोग खुद हमारे ऑफिस आए बड़े खुशगवार माहौल में। उनके जो पंजाब के थे ना, जो उनके तर्जमान भी, 2-3 और लोग खाना शाना में इकट्ठे खाए। उन्होंने कहा जी आप मौलाना के साथ कर लें, आपने डमी क्यों बुलाई थी? मैंने कहा ठीक है, अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो मैं, लेकिन उसके अलावा मेरी पॉडकास्ट पे जो मेरे गेस्ट आते हैं ना, मेरा फॉर्मेट ये है कि मैंने उनसे कंट्रोवर्सी वाला कोई सवाल करना ही नहीं है। ठीक है, ये मैं नहीं करता। एक हद तक आमेज रवैया हम देख रहे हैं कि किसी की आप मतलब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि वो ऐसे ना होते वैसे होते, तो ये एक क्या व्यूज लेने के लिए इस तरह की बातें क्यों करते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। मैं तो इस चीज का बिल्कुल कायल नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पॉडकास्टों में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, उसके बावजूद मिलियंस में व्यूज आते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग अच्छी चीज देखना अच्छा पसंद करते हैं। ठीक है, और मेरी पॉडकास्ट में कोई प्लांटेड चीज नहीं होती। हाँ, ये जरूर होता है कि गेस्ट अगर बाद में मुझे कॉल कर दिया और वो फलान लाइन जरा मैंने ज्यादा बोल दिया तो वो काटते हैं, तो ठीक है हम काटते हैं। ठीक है, हमारा मकसद ये नहीं है कि किसी गेस्ट की इंसल्ट करें। उसका बेनिफिट ये होता है कि मेरी टीम जब भी किसी को रीच आउट करती है पॉडकास्ट में आने के लिए, तो ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने पहले कभी पॉडकास्ट नहीं दी और वो डरते थे कि पॉडकास्ट में जाके पता नहीं क्या होगा, वो फौरन खुशी से आते हैं। ठीक है, वो कहते हैं अच्छा, और अच्छे कंटेंट तो लोग हमारे देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। ई कॉमर्स एक्सपर्ट हाफिज साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।